सुबह की ताज़ी सूरज की रोशनी के साथ शुरू हुआ ईबो का आज का ये वीकेंड, जिसमें वो अपनी मॉम के साथ कहीं घूमने जा रहा है। एक्चुअली उसकी मॉम उसको आज कहीं ले जा रही है और घूमने की बात आए और हमारा बुबो एक्साइटेड ना हो, ऐसा कभी हो सका है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो भी बहुत एक्साइटेड है और क्यूरियसली उनके साथ बस जा रहा है, बिना ये जाने कि उसकी मॉम उसे कहाँ लेके जा रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने बोला है कि उसके लिए कोई सरप्राइज है। खैर, फिर भी वो जो क्यूरियस था वो एक बार दोबारा से पूछता है, इस उम्मीद से कि शायद उसकी मॉम उसको कुछ बता दे। मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कुआन का भी आएंगे उधर? जिस पे उसकी मॉम यानी कि कार्मन मुस्कुराते हुए बोलती है, कहा ना मैंने तुमसे बेबी लॉयन की सरप्राइज है, तो उसको सरप्राइज ही रहने दो। और नहीं, तुम्हारे गगा आज नहीं आएंगे, आज उनकी कोई मीटिंग है, इसीलिए मैं उसको बाद में लेके आऊंगी। फिलहाल अभी सिर्फ हम चलते हैं, ओके? वहीं ईबो अपनी मॉम की बात सुनता है तो वो बस एक बार फिर नोट करता है और फिर ईबो और उसकी मॉम दोनों रास्ता कंटिन्यू करते हैं जो उनको उनकी मंजिल तक लेके जाएगी। और कुछ घंटे चलने के बाद कार्मन और ईबो दोनों ही डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाते हैं। दोनों ही कार से उतरते हैं और ईबो जो सामने देखता है तो वो बोलता है, मॉम, हम लोग आज यहाँ क्यों आए हैं? कुछ खास है क्या? हाँ सन, आज बहुत ही खास दिन है। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खास चीज दिखाने के लिए लाई हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेबी बुबो को उसकी मॉम का ये छोटा सा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। कार्मन बोलती है, जिसपे ईबो जो क्यूरियस था वो अपनी मॉम से दोबारा सवाल पूछता है, मॉम, मुझे तो आपका हर सरप्राइज बहुत पसंद आता है, पर प्लीज मॉम बताओ ना क्या खास चीज है, प्लीज प्लीज प्लीज। जिसपे उसकी मॉम इस पर हंसते हुए बोलती है, अरे मेरे लॉयन किंग, अगर अभी से सारे सवाल पूछ लोगे तो फिर मैं सरप्राइज क्या दूंगी? हाँ, इसीलिए चलो अंदर चलते हैं और फिर तुम खुद ही देख लेना, ओके? ठीक है, फिर चलो अंदर चलते हैं। ईबो पाउटी फेस के साथ बोलता है। ईबो का इतना क्यूट पाउटी फेस देखकर तो कार्मन सच में स्माइल कर देती है। ये कोई लॉयन किंग नहीं है, फालतू का कार्मन इसको लॉयन किंग बोलती है, ये तो लॉयन कब है। तो क्यूट। अब चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद दोनों मदर एंड सन की जोड़ी ऑर्फनेज के अंदर आ जाती है। चारों ही ओर बस बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। कहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ बच्चे हंस बोल रहे थे, तो उन्हीं में से कहीं कुछ लोग पढ़ रहे थे। बस चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। लग ही नहीं रहा था कि ये बिना माँ बाप के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बस यही बच्चे हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं, हर चीज से बेखबर, किसी चीज का कुछ पता नहीं, खुद में ही मस्त मौला। शायद इन्होंने छोटी सी ही उम्र में अपनी तकदीर से लड़ना सीख लिया है, इसीलिए बस ये सब खुश हैं, जी रहे हैं, खुल के जी रहे हैं। खैर, ईबो जब इतने सारे बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। ये माहौल देखने में काफी खुशनुमा था, हर तरफ बस पॉजिटिव वाइब महसूस हो रही थी। वहीं उसकी मॉम कार्मन जब ये सब देखती है तो वो भी बस जनमन से स्माइल कर देती है। वो देख रही थी कि वो मुस्कुरा रहा है उन बच्चों को देखकर। वहीं उनका वेलकम करने के लिए ऑर्फनेज की ओनर भी आती है, जो कि उनको अंदर इनवाइट करती है। हेलो मिसेस वांग, हेलो यंग मास्टर, आइए अंदर आ जाइए, हैव अ सीट। जिसके बाद दोनों वहीं चेयर पे बैठ जाते हैं और फिर कार्मन बोबो की तरफ देखते हुए बोलती है, बोबो, जाओ उन बच्चों के साथ खेल लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाती हूँ, ओके? कार्मन की बात सुनकर ईबो वहां से उठ जाता है और बस भागकर गार्डन की तरफ चला जाता है उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, उन बच्चों के बीच में। वहीं अंदर कार्मन उस ऑर्फनेज ओनर से बातें करने में लग जाती है। ईबो इस समय बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। वो खुद ही उन बच्चों के बीच उन जैसा लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। वो भले ही इस समय 19 साल का था, पर उन बच्चों के बीच बिल्कुल बच्चा बन गया था। बिल्कुल 10 साल का बच्चा, जो उन्हीं की जैसे भाग रहा था, खेल रहा था, उछल रहा था, मजे कर रहा था, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। वहीं बच्चे भी उसको गगा गगा करके बस उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। वहीं कार्मन भी दूर से ये सब देखकर बस खुश हो रही थी कि तभी उसके पीछे से एक लेडी आती है, जो उसको बोलती है, मैम, सब रेडी है। जिसपे कार्मन भी बस बोलती है और फिर ईबो को अपने पास बुलाती है। बोबो,
इधर आओ। जिसे सुनकर ईबो उन बच्चों से बोलता है, अच्छा बच्चों, गगा अभी आते हैं, तब तक तुम लोग खेलो, ठीक है? जिसपे सारे बच्चे एक साथ बस एक ही सुर में ठीक है गगा, ठीक है गगा, जल्दी आना गगा बोलने लगते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला के, जिसे सुनकर बस ईबो भी हंसने लगता है। इसके बाद वो भी भागकर कार्मन के पास आ जाता है और फिर हाफते हुए बोलता है, क्या हुआ मॉम? जिसपे कार्मन वही अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है, चलो तुम्हें वो दिखाने का समय आ गया है। ईबो पूछता है, क्या मॉम, अभी और भी कुछ दिखाना है? हाँ सन, अभी जो दिखाने के लिए लाई हूं तुम्हें वो तो दिखाया ही नहीं है, चलो वही दिखाना है, तुम्हें किसी से मिलाना है। और वो वहां जैसे ही जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा था जो बस किलकारी कर रहा था, जो कम से कम 1 हफ्ते का होगा, बस उससे ज्यादा नहीं। वो जब उस बच्चे को देखता है तो उसकी आंखों में दुगनी चमक आ जाती है, चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस समय इस बच्चे को देखकर कितना खुश है। वहीं बगल में खड़ी कार्मन जो उसकी इस खुशी को देख रही थी, वो बोलती है, तो कैसा लगा ये छोटा सा मासूम सा सरप्राइज बोबो? जिसपे ईबो एक्साइटेडली बोलता है, मॉम ये बेबी कितना क्यूट है, इसके फिंगर्स तो देखो कितने टाइनी है। ये किसका बेबी है मम्मा? बेबी तुम्हें याद है, तुम्हारी डैड की कंपनी में किसी ने उन्हें बिट्राई किया था, जिसकी वजह से उनका काफी लॉस भी हुआ था, और जब उन्होंने उसे पकड़ा था तो उसे जेल करा दिया था, याद है? जी मॉम। तो बेबी 2 दिन पहले मुझे किसी की कॉल आई थी हॉस्पिटल से, उसने मुझे वहां बुलाया था, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि उसकी वाइफ ने कॉल किया था, जिसने बेबी को बर्थ दिया था, और वो अपने डेथ बेड पर थी। ये बेबी वही है बुबो। उसने जाने से पहले मुझे इसीलिए कॉल किया था कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, क्योंकि उसके बाद इसका कोई नहीं रहेगा, और इन सब में इस मासूम की कोई गलती नहीं है। मम्मा, मैं इस बेबी को गोद में ले लूं प्लीज? ईबो इस बेबी के लिए थोड़ा इमोशनल फील करता है, क्योंकि इस बेबी ने दुनिया में आते ही अपने मॉम डैड दोनों को खो दिया। कार्मन बस एक स्माइल के साथ नोट कर देती है, और फिर ईबो उस बेबी को अपने गोद में ले लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। वो बेबी उसकी एक उंगली पकड़ लेता है, जिसे देखकर ईबो बस मुस्कुरा देता है। वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, हम इस बेबी को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? इसके बाद हम इसे घर भी ले जा सकते हैं। नहीं सन, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड का गुस्सा, अगर उनको पता चल गया कि ये किसका बेबी है तो वो गुस्सा करेंगे, इसीलिए हम इसे वहां नहीं ले जा सकते बेबी। हाँ, पर यहाँ हम लोग इसका ख्याल रख सकते हैं, जो कि हम लोग रखेंगे। तो इसमें मेरा साथ दोगे ना बोबो? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, तो अब मेरे साथ साथ ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहती हूँ कि अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम इसका ख्याल रखो, बिल्कुल अपने छोटे डीडी की तरह। रखोगे ना बेबी? निराश तो नहीं करोगे ना अपनी मॉम को? नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसका ख्याल हमेशा रखूंगा। जैसे मैं कुअनगा का डीडी हूँ, वैसे ही आज से ये मेरा डीडी है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बोबो। बहुत अच्छे, यू आर माई बेस्ट बेबी। अच्छा, तो अब इसका नाम रखो। अभी तक इसके पास इसका नाम नहीं है। ये बेचारा कब से अपने गगा का इंतजार कर रहा है कि इसके गगा आके इसका नाम रखेंगे। जल्दी से बताओ इसका नाम। मॉम, मैं नाम रखूं? पर मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। आपको बताना चाहिए था ना पहले, मैं गूगल करके आता। मॉम आप भी ना। पर फिर भी मैं कुछ सोचता हूँ। क्या नाम रखूं? नाम। ईबो सोचने में कुछ सेकंड्स लेता है। वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, और फिर उसको एक नाम सोचता है। वो वही सोचते हुए बोलता है, मॉम, इहान। इसका नाम इहान। इसका नाम इहान कैसा है? मैं इस बेबी बॉय को आज से इहान बुलाऊंगा। इहान डीडी। इहान, बहुत अच्छे, नाइस नेम बोबो, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो आज से इसका नाम इहान, ओके? नाम अनाउंस होने के बाद वो बच्चा जिसका नाम इहान था, वो बस किलकारी लगाने लगता है, खुश होने लगता है, और ये देखकर कार्मन और ईबो और वहां खड़े बाकी के सारे लोग वो सब बस खुश हो जाते हैं। इसके बाद कुछ देर ईबो उस बच्चे के साथ खेलता है, और वहीं वो बच्चा भी ईबो की गोद में खेल रहा था। वो बस वहीं खेलते खेलते सो जाता है। और फिर उसके बाद ईबो और कार्मन वहां मौजूद बाकी बच्चों के साथ लंच करते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, और फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। और फिर शाम होने से पहले वापस घर भी आ जाते हैं, वांग मेंशन।
सो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू अ पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं हमारी नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। डिलाइट हॉस्पिटल। सुबह हो गई है और आज वीकेंड भी है, पर इस बात से जान को क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पहले तो ये जनाब थोड़ा बहुत बोर भी हो जा रहे थे, बस इसी एक बेकार सी जगह पर पड़े पड़े। पर ईबो के इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेने के बाद तो अब तो जैसे इनके मिजाज ही बदल गए हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जनाब इस वक्त अपने बॉयफ्री की बाहों को अपना घोंसला बनाकर उसमें एक सुकून की नींद ले रहे हैं, जैसे कि मानो कि दुनिया का अंत बस अब यही है और अब इस लाइफ में इनके लिए करने को कुछ नहीं बचा। हर काम, हर जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त। वहीं ईबो भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी इस मासूम से पंछी को अपने इम्ब्रेस में छुपाए हुए है और बस उसके साथ वो भी सोए हुए है। पर शायद कुदरत को उनकी ये सुकून की नींद अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसे, पर अपने आप ही ईबो की नींद खुल जाती है। उसकी आंखों के सामने था वही एंजेलिक फेस ओनर, उसका खुद का शेमलेस वाइल्ड बनी, जो कि अपने सारे गधे घोड़े बेच के बस सो रहा है। ईबो सुबह सुबह इस एंजल का ये मासूम सा चेहरा देखता है तो उसके दिमाग में वही उसकी पिछली रात वाली वाइल्ड फैंटेसीज की बलबरिंग याद आ जाती है, जो जान बस बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप बोल रहा था, जिसकी वजह से एक बार फिर उसके चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। एक सेकंड, क्या मुस्कान? क्या ये उस समय ब्लश कर रहा है? नहीं नहीं, वो ब्लश थोड़ी कर सकता है, ये तो बियॉन्ड उसके कैरेक्टर है। ना ना, वो ब्लश नहीं कर सकता, वो ब्लश नहीं कर रहा है। वो तो बस मॉर्निंग में उठने के बाद उसके चिक्स अपने आप ही पिंक हो जाते हैं कभी कभी सुबह सुबह। मे बी शायद ब्लड सर्कुलेशन सुबह सुबह अच्छा होता है, शायद सीधा चिक्स के सेल्स तक खून पहुंचाता है, इसी वजह से वो ज्यादा पिंक हो जाते हैं। बस हाँ, मे बी शायद यही रीजन है। खैर, ईबो ब्लश तो नहीं कर रहा था, ये तो पक्का है, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए जान के नोज टिप्स पर किस जरूर कर लेता है और फिर थोड़ा और मन करता है तो वो उसके माथे पर भी किस कर लेता है। वैसे भी जान सो रहा है तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, वैसे भी ये सोते समय बिल्कुल बच्चों जैसा लगता है। आह, इसके लिप्स, ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे पाउटी हो जाते हैं। ईबो को सोते हुए जान के वो पाउटी लिप्स इतने प्यारे लग रहे थे कि वो बिना को सोचे उसके उन लिप्स पर किस कर लेता है, बिल्कुल लाइट पैक जैसा, ताकि उसकी वजह से जान की नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन गुड मॉर्निंग बॉयफी का। जान, तुम जग रहे थे? ईबो कंफ्यूजन में पूछता है। नहीं, पर मैं आपके इस किस से जग गया। मतलब क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी जान? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे ये किसने कहा? आपने तो मेरी मॉर्निंग और भी ज्यादा स्वीट और खूबसूरत बना दी काका। मैं आपसे एक बात कहूँ काका, इसी तरह आप मुझे रोज जगाया करो, बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह आप मुझे रोज जगाया करो बॉयफी। थैंक यू फॉर दिस स्वीट मॉर्निंग प्रेजेंट, आई लव यू। जान की बात सुन के तो ईबो बस स्माइल कर देता है और उसके फोरहेड पे एक बार फिर किस करता है। जान, अगर मैं तुम्हें मेरे साथ कहीं चलने को कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऑफ कोर्स बॉयफी काका, इसमें पूछने की क्या बात है। आप मुझे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, मैं बिल्कुल चलूंगा। पर हम कहाँ जाने वाले हैं गग्गा? सरप्राइज है, जब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ओके, फिर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी पहली डेट के लिए। तो गग्गा, हम लोग कब चलेंगे? जन एक्साइटेडली उठ के बैठ जाता है, जैसे कि वो बस अभी जाने के लिए रेडी हो गया हो। और वहीं इंसान का ये एक्साइटमेंट देखकर ईबो भी स्माइल कर देता है और खुद भी उठ के बैठ जाता है। अरे पहले हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज ले लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इतना बोल के वो जान के बगल से उठ जाता है और तभी बाहर से गेट खुलता है और गेट खुलते के साथ ही डॉक्टर के पीछे क्रिस्टल, उसके साथ ल्यूमिन, चैंग, शुआन, सब बस एक के बाद एक करके अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद वहीं डॉक्टर जान को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है,
तो यंग मैन, अब कैसा फील हो रहा है? ऑल गुड? नींद कैसी आई? सब अच्छा है ना? ऑल गुड डॉक्टर, और नींद भी बहुत अच्छी आई। थैंक यू सो मच। जान रिस्पॉन्स देता है। दैट्स गुड। एनीवे, थोड़ा बहुत और चेकअप कर लेते हैं, इसके बाद आप घर जा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि अभी पूरी तरह से इंजरीज हील नहीं हुई हैं, तो हाथ पैर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है? जितना हो सके उतना रेस्ट करना है, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी दर्द हो, तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना है, ठीक? डॉक्टर जान से इतना बोलते हैं, जिस पे जान भी बस नोट करता है, और फिर वो ल्यूमन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर शाव, तब तक आप जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। जी डॉक्टर। इतना बोल के ल्यूमिन वहाँ से बाहर चले जाते हैं डिस्चार्ज पेपर साइन करने के लिए, और वहीं डॉक्टर जान को चेक करते हैं। उसी तरह से क्रिस्टल जान का सामान पैक करती है, और शुआन और चैंग भी जान के आसपास ही रहते हैं। और वहीं ईबो, वो वहाँ से बाहर चला जाता है अपने डैड की कॉल का रिस्पॉन्स देने के लिए। हाँ, इस समय फिर एक बार जेम्स वांग ईबो को कॉल कर रहे थे। हेलो डैड, जिस पे वही जेम्स वांग की गुस्से वाली आवाज़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल इग्नोर करने की? हाँ, मैं इधर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ, और तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। एक तो वैसे ही तुम्हारी उस 2 कौड़ी की नौकरी ने मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा कर रखा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं लोगों को क्या बोलूँ, और ऊपर से तुम्हारी ये बकवास, मेरी कॉल को इग्नोर करना। मैं तो थक गया हूँ इससे। मेरा कुछ बोलना ही फिजूल है तुम लोगों से। समझाता हूँ तो मैं ही बुरा बन जाता हूँ, मैं ही बुरा हूँ। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज वीकेंड है, शाम को वांग मेंशन में आ जाना बिना देरी किए। तुम्हें मेरे साथ डिनर पे जाना है, ये भूलना मत, और सोफिया के लिए एक बुके भी ले लेना। खैर तुम क्या लोगे वो मैं खुद ही देख लूंगा, बस टाइम पे आ जाना, समझे? भूलना मत, फिर से कह रहा हूँ। इतने साल बीत गए, पर उसके डैड कभी उससे अच्छे से बात नहीं करते। छोड़ो, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो बस इतना बोलकर फ़ोन काट देता है और वापस अंदर आ जाता है जान के पास, उसके वार्ड में, जहां उसका चेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और वहीं क्रिस्टल और ल्यूमिन भी जान को अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और अब जान भी हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि उसने अपने डेली वाले कपड़े पहन लिए थे, और बस रेडी हुआ वहीं बेड पे बैठा हुआ था। और वहीं उसके बगल में चैंग और शुआन भी बैठे हुए थे। शुआन जान को याद दिलाते हुए बोलता है, डूड याद है ना, आज तुम्हें हाइकोनगा से मिलना है। डूड तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें हाइकोनगा से मिलना है। हाँ मैन, याद तो है, पर अभी मुझे गगा के साथ कहीं जाना भी है, इसके बाद ही मैं कुआनगा से मिल पाऊंगा। पर गाइस, एक प्रॉब्लम है जो इन सब चीज़ से ज़्यादा बड़ी है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम? चैंग भी बिल्कुल उसी तरह से विस्पर करते हुए पूछता है। डूड, वो देखो मॉम को, वो मेरा पूरा लगेज लिए हुए खड़ी हैं, मुझे घर ले जाने का प्लान बना रही हैं। अब तुम लोग ही सोचो मैं घर कैसे जा सकता हूँ। जैन अपनी मॉम की तरफ इशारा करते हुए विस्परिंग टोन में ही अपने दोस्तों से कंप्लेंट करते हुए बोलता है, जिस पे चैंग उसको सजेशन देते हुए वापस बोलता है, तो तुम उनको मना कर दो ना, कह दो कि तुम्हें ब्रदर इन लॉ के साथ जाना है, सिंपल, वो मान जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जोक था, बहुत मजा आया। टूट क्या इतना आसान है उनको मनाना? वो मॉम है, मॉम। तुम्हें क्या लग रहा है वो मान जाएंगी? आह। अरे डूड, आंटी में तुमसे ज्यादा अकल है, वो मान जाएंगी, तुम बोल के तो देखो। शुआन चैंग की बात पे एग्री करते हुए बोलता है, जिस पे जान बस अपने दोस्तों की बात सुन के एक बार कोशिश करने की सोचता है। मॉम, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता, मैं गगा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा। जिस पे क्रिस्टल ऑब्जेक्शन करते हुए बोलती है, पर अभी कैसे सन, अभी खुद को दे देखो, प्रॉपर हील भी नहीं हुए हो तुम, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद रह लेना। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ तुम्हें रहने के लिए बेबी, कुछ दिन हमारे साथ रुक जाओ, फिर उसके बाद वापस आ जाना। पर मॉम, मैं ईगा के साथ रह लूंगा ना, वो भी तो मेरी बहुत केयर करेंगे। आपने भी तो देखा ना वो मेरी कितनी केयर करते हैं।
प्लीज ना माँ, जान बोल रहा था, जिसको ईबो बस शांत खड़ा होकर सुन रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो इन दोनों मदर एंड सन्स के बीच में क्या बोले, उसको क्या बोलना चाहिए। वहीं ल्यूमिन भी, जो वहीं खड़े जान के फेस एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, जो कि उनसे डिमांड कर रहा था कि डैड प्लीज हेल्प, मॉम को समझाइए। वो समझ रहे थे कि कुछ तो बात है, तभी तो ये इतनी जिद कर रहा है। तो वो भी जान को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, क्रिस्टल, जब ये इतना इंसिस्ट कर रहा है तो इसे रहने देते हैं। मुझे विश्वास है कि वो जान को संभाल लेगा, और इसका मन भी उधर ही रहने का है, तो रहने देते हैं। तुम बीच बीच में आके विजिट कर लेना। और फिर वो जान की तरफ फेस करते हुए उससे बोलते हैं, ठीक है सन, तुम्हारी मम मान गई हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम फ्री हो। अपना ख्याल रखना और हरकतें बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसे भी मत भूलना, तो उसकी भी प्रिपरेशन करते रहना, कोई लापरवाही नहीं। बाकी हम लोग बीच बीच में विजिट करते रहेंगे, ठीक है? जिस पे जान भी बस खुश होकर नोट करता है। और वहीं ल्यूमिन अब ईबो से बोलते हैं, सन, मुझे पता है कि तुम जान का बहुत ख्याल रखोगे, पर अगर फिर भी कोई ज़रूरत पड़े तो बेहिचक हमें कॉल कर सकते हो किसी भी समय पर, ठीक है? वैसे भी मैं और क्रिस्टल जान से मिलने आते रहेंगे, तो बाकी सब ठीक है। ख्याल रखो तुम लोग अपना, ख्याल रखना, ठीक है? और जैसा भी हो बताना। जिस पे ईबो भी ल्यूमिन की बात पर रिस्पेक्टफुली हाँ बोलता है। और अब जब ल्यूमिन ही मान गए हैं जान को ईबो के साथ छोड़ने के लिए, तो अब क्रिस्टल क्या ही कर सकती है। वो भी बस मान जाती है। ठीक है सन, अपना ख्याल रखना और ईबो को ज़्यादा परेशान मत करना। अब हम चलते हैं, फ़ोन करते रहना, कुछ भी हो फ़ोन करते रहना, भूलना मत, ठीक है? जी मॉम, बिल्कुल फ़ोन करता रहूँगा, पूरे टाइम करता रहूँगा, बस आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ओके, अब बाय बाय। जान भी खुशी खुशी ओके बोल देता है और फिर क्रिस्टल और ल्यूमन भी वहां से चले जाते हैं। और वहीं उनके पीछे ईबो, जान, शुआन, चैंग, वो सभी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। शुआन और चैंग दूसरे रास्ते चले जाते हैं और वहीं जान ईबो के साथ उसके रास्ते चला आता है। और अब इस समय रास्ते में, गगा, हम कहाँ जा रहे हैं? जान बोलता है, जान, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये 5वीं बार मुझसे पूछ रहे हो? ईबो एनोइंगली बोलता है, जिस पे जान अपने पाउटी फेस के साथ वापस बोलता है, और आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे। ग अब बता दो ना, फिर मैं नहीं पूछूंगा। जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा जानसान। प्लीज हैव अ लिटिल बिट पेशेंस। पर हम कब पहुंचेंगे गगा? जान अपनी बेबी वॉइस में पूछता है। लो, हम पहुंच गए, इबो जवाब देता है और स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट की तरफ मोड़ लेता है और एक खुले मैदान के सामने कार को रोक देता है। और वहीं जान जब बाहर की तरफ देखता है तो वो और कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, गगा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वहीं इबो कार की सीट बेल्ट खोलते हुए बोलता है, तुम्हें किसी से मिलवाना है जान। पर किससे? यहाँ पे कौन है गा? जान पूछता है, जिस पे इबो जान के साइड का डोर ओपन करते हुए उसको डेलिकेटली कार से नीचे उतारते हुए बोलता है, नीचे उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। वो दोनों इस वक्त ग्रेवयार्ड में थे। ईबो जान को एक टोम्ब के पास लेके आया है, जिसके आसपास ढेर सारी वाइट लिलीज लगी हुई थी। जान उन लिलीज को देखता है तो उसको वही आंटी याद आ जाती है, जो उसको उसके सपने में दिखी थी, जिनको उसने अपने सपने में देखा था, जिन्होंने उसे भी एक वाइट लिली फ्लावर दिया था, और कहा था कि इसकी केयर करना। वहीं वो उस टोम को देखता है तो उसकी आंखें वापस नम हो जाती हैं। वहीं वो उस टोम को देखता है तो उसको बहुत ही प्यार से जान को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, जान, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। मैं तुम्हें यहाँ इनसे मिलवाने लाया हूँ। आई नो हॉस्पिटल से सीधा तुम्हें यहाँ लेके आना थोड़ा वियर्ड है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, पर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं वो अपनी मॉम की टोम की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है, मॉम, ये जान है। मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था। ये ये मेरा ये मेरा
ईबो आगे बोलने में थोड़ा हिचक रहा था कि तभी जान बीच में ही आगे बढ़ते हुए अपनी चेयरफुल आवाज में बोलता है, हेलो आंटी, मैं जान, ईगा का सीक्रेट बॉयफ्रेंड और स्टूडेंट भी, पर मैं इनको प्रोफेसर नहीं मानता। हाँ, ये मेरे प्रोफेसर हैं, पर प्रोफेसर बाद में है, अब पहले ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, इसीलिए मैं इन्हें प्रोफेसर नहीं मानता। वैसे अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं आपको मॉम बोल सकता हूँ? अच्छा मॉम, अगर आप मान गई हैं तो अब आप इनकी फिक्र मत कीजिएगा। अगर आप मान गई हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अब आप फिक्र मत कीजिएगा। ईगा अब से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा और इन्हें कभी परेशान भी नहीं होने दूंगा, और मैं इनके सारे गुड और वर्स्ट में इनके साथ रहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो आगे भी रहूँगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो अब आज से आपको इनके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब मैंने उठा ली है। सो डोंट वरी, आप अब हमें ब्लेसिंग दीजिए और रेस्ट करिए। जान उस ग्रेव से कुछ देर बातें करता है, फिर वहीं उसके पास से एक वाइट लिली प्लग करता है और उसे उस टोम पे रख देता है, और फिर वही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है। वहीं ईबो जो जान की तरफ बिल्कुल किन्हीं अननोन एक्सप्रेशंस वाली फीलिंग्स के साथ देख रहा था, एक प्लीजिंग स्माइल के साथ, वहीं जान उससे पूछता है, ग ग ग क्या हुआ, कहाँ खो गए? आप कुछ नहीं कहोगे मॉम से? जिस पे ईबो आगे आता है और जान को बस हक करते हुए उससे बोलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जान। वहीं जान भी बिल्कुल उसी स्माइल के साथ उसको हक रिटर्न करते हुए बोलता है, आई लव यू ग, थैंक यू सो मच मुझे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। थैंक यू मुझे इतने ब्यूटीफुल से डेट पर लाने के लिए। थैंक यू सो मच ग, थैंक यू सो मच। ये दोनों ऐसे ही कुछ देर यहाँ रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से चल देते हैं। वो दोनों कार में ही थे कि तभी ईबो बोलता है, जान, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो क्या आज रात तुम्हें शाओ मेंशन छोड़ दूँ? जिस पे जान मना करते हुए बोलता है, नहीं ग, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं रहूँगा। पर जान, शाओ मेंशन में तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, वो तुम्हारी केयर करेंगे, और प्रूवल में तुम इस समय अकेले कैसे रहोगे? कोई नहीं ग, मैं रह लूँगा, शुआन और चैंग भी तो आएंगे ना, और मुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना, एग्जाम्स आ रहे हैं। आप जाओ और आप जल्दी आ जाना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगा ग। जन फिर भी मना करते हुए बोलता है, जिस पे ईबो इस बार उसको दूसरा ऑफर देता है। नहीं जान, शायद मुझे टाइम लग जाए वहाँ पे, इतना टाइम लग जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा, अब तो ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं? ठीक है ग, पर सच में ना आप आते ही मुझे पिक कर लोगे? मैं वेट करूँगा आपका, सच बता रहा हूँ, मैं आपका वेट करूँगा। जन फाइनली ईबो की बात पर एग्री कर जाता है और ईबो भी मान जाता है कि हाँ, वेट कर लेना, मैं आ जाऊँगा। जिसके बाद वो जान को शाओ मेंशन छोड़ देता है और फिर वो खुद भी ब्रूअल एनक्लेव के लिए निकल जाता है। शाओ मेंशन मेंशन में इस समय जान अपने कमरे में रेस्ट ले रहा था, पर भले ही वो आराम कर रहा था, पर उसका दिमाग अभी भी ईबो पर ही लगा हुआ था। शुआन की सारी बातें सुनने के बाद जान के दिल में एक डर सा आ गया है, इसीलिए वो बस ईबो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, पर वहीं उसके दिल में ये भी सवाल है कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या रीजन है जो ईबो का ऐसा कर रहे हैं। खैर, मैं खुअनगा से बात करूंगा, मुझे उनसे बात करना ही होगा, एक वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, ईबोगा के बारे में कुछ बता सकते हैं। जान इतना सोचता है और फिर हाइकुनगा से मिलने के लिए शनशान रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, जो कि उसने उनसे कल ही बात करके टाइम और प्लेस फिक्स कर लिया था। वहीं ईबो भी ब्रूअल एनक्लेव में पहुंच गया था और फिर वांग मेंशन में जाने के लिए रेडी भी हो गया था। वो वहां जाने के लिए तैयार तो हो गया था, अपने डैड को फेस करने के लिए भी तैयार हो गया था, पर अभी भी वो नर्वस था, शायद बहुत नर्वस था। हाँ, वो उस दिन के बाद आज पहली बार था कि वांग मेंशन में दोबारा जा रहा है, वो भी खुद उसके डैड के ही बुलाने पर। वो हमेशा से चाहता था कि उसके डैड उसे वापस बुलाएं। हाँ,
हाँ, वो हमेशा से चाहता था कि उसके डैड उसे वापस बुलाएं, एक बार उसे उनसे मिलने का मौका दें, एक बार बस बैठकर उसकी बात सुने, उससे बात करें, उसे माफ़ी मांगने का मौका दें, उसे माफ़ कर दें। और जिस रीज़न से वो आज उसे बुला रहे हैं, वो ये कभी नहीं चाहता था, पर उसे जाना होगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और वो जाएगा भी, वो जाएगा। और वो उनके सामने आज अपनी बात भी रखेगा, इंसान के लिए, खुद के लिए। वो ऐसे ही अपना डिसीजन किसी पे भी नहीं थोप सकते, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो आज उनसे मिलेगा, वो आज अपने डैड से मिलेगा, वो वांग मेंशन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन कैफे में, कैसे हो जान? मैं ठीक हूँ का, बस थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, और ये बैंडेज जो आप देख ही रहे हैं, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गा, पहले तो आई एम सॉरी आपको इतना अर्जेंटली यहाँ बुलाने के लिए। दरअसल पहले मैंने सोचा था कि आपसे अपार्टमेंट में ही मिल लूँ, पर वहाँ ईगा हैं, इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। ग, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता कि मुझे आपसे ये मैं नहीं जानता कि मैं आपसे जो पूछने वाला हूँ वो कैसे पूछूं, पर ग, एक सिर्फ आप ही हो जो इस मामले में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसी मदद सान? ग, दरअसल इसके बाद जान हाइकुन को ईबो के बारे में वो सारी बातें बताता है जो उसने इतने दिन में ऑब्जर्व किया, और वो भी उन्हें बता देता है जो शुआन ने उसे बताया। और वहीं कुअनगा भी सामने शांति से बैठे उसकी सारी बातें सुन रहे थे, जैसे कि उन्हें इन सब बातों का पहले से ही अंदेशा हो। वो बोलते हैं, व्हाट शिट, मुझे पहले से ही इस बात का अंदेशा था, इसीलिए मैं उस दिन पूरी रात उसका वेट कर रहा था वहां पर मैं एक बार फिर चूक गया। एक बार फिर मैं उसके साथ नहीं था जब मेरी डीडी को मेरी जरूरत थी। एक बार फिर मैं उसके पास नहीं था। उसका चेहरा उस दिन मैं एक बार फिर से चूक गया। कोई बात नहीं का, ईगा अब ठीक है, और तब शुआन था उनके पास। आप अब परेशान मत होइए, और प्लीज़ गा मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ गा कि ये सब उनकी पर्सनल बातें हैं, और मुझे ये सब ऐसे नहीं पूछना चाहिए, पर गा मैं नहीं चाहता कि बुआ फिर से खुद को ऐसे हर्ट करें। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो ईबोगा से रिलेटेड हो, जो आपको लगे कि मुझे पता होना चाहिए, जैसे कि वो ये सब कब से करते हैं, क्यों करते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से लिंक्ड हो। जन सिंसियरली अपनी बात हाइकुन के सामने रखते हुए उन्हें समझाते हुए बोलता है, और वहीं हाइकुन जो इस समय अपने सामने जान के चेहरे पर ईबो के लिए कंसर्न देख रहे थे, फिक्र देख रहे थे, उसके लिए उसका प्यार, डेडिकेशन, वो सब कुछ देख रहे थे, वो बस अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। शायद उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं कुछ पुरानी चीजें याद करके। उन्हें सब दिख रहा था, जान की आंखों में वो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसका प्यार, उसकी केयर, वो जान की वो हर एक फीलिंग महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी तो अपने डीडी से ऐसे ही प्यार करते हैं ना। हाँ, शायद रिश्ते अलग हैं, रिश्तों के नाम अलग हैं, पर प्यार, प्यार तो एक ही है ना ईबो, चाहे वो भाई का हो या प्रेमी का। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है ना, सिर्फ प्यार। कुअनगा एक गहरी सांस लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं, जान, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना दूसरा पहलू जाने सिर्फ एक तरफा देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते।
इसीलिए जान बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता। हाँ, जो जानता हूँ वो ज़रूर बता सकता हूँ, पर वो चीज़ जो मैं नहीं जानता वो सिर्फ ईबो जानता है, और उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो सारी बातें मुझे भी कभी नहीं बताई। हाँ, मैं पूछता ज़रूर था, पर वो एक बंद किताब जैसा हो गया था जिसके अंदर क्या है ये मैं कभी झांक ही नहीं पाया। पर जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है जान, दिल में एक उम्मीद सी बन गई है कि तुम मेरे डीडी को बिल्कुल पहले जैसा बना दोगे, मेरे खोए हुए बोबो को वापस लेके आओगे। मेरी इस उम्मीद को कभी टूटने मत देना जान, प्लीज। गब भरोसा करिए मुझ पे, मैं ही वो गगा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे बताऊं, पर ईबो गगा मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं गा। प्लीज गा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं ईबो गगा की मदद कर सकूं, ताकि मैं ईबो गगा को पहले जैसा वापस बना सकूं, जैसा कि आपने कहा अभी। प्लीज गा। जाने गहरी सांस लेता है और फिर वो वापस बोलना शुरू करता है। तो गा, आप दोनों का बचपन तो हमेशा से साथ में ही बीता होगा ना? आपने कहा कि ईबोगा हमेशा से ऐसे नहीं थे, तो पहले कैसे थे ईबोगा गा? जान की बात पर कुअनगा बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे कि उन्हें अपने सामने वही पुराना नटखट शैतान ईबो दिख रहा हो। ईबो, गग्गा, कुअन गग्गा, कुअन गग्गा, गग्गा, गग्गा पकड़ो, गग्गा पकड़ो, कुअन गग्गा पकड़ो, कुअन गग्गा। ईबो, क्या यादें हैं ना, यादें। इंसान मिट जाता है, उसका वजूद मिट जाता है, पर उसकी ये यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, हमेशा। वो बोलते हैं, ईबो बचपन में ऐसा नहीं था जैसा वो अभी है। बचपन में तो वो एक फूल की तरह था, जो जब हंसता था तो उसकी हंसी से पूरा हमारा घर महक उठता था। मॉम उसको उनका वाइट लिली बोलती थी, सफेद लिली, जिस पे मैं बहुत चिढ़ता था और कभी कभी तो मैं गुस्सा भी हो जाता था। पर जब वो हंसते हुए मेरे पास आता था, गग्गा गग्गा करते हुए, तो मेरा सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता था। मुझे समझ आ गया था कि मॉम उसको वो वाइट लिली ही क्यों बोलती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था, सॉफ्ट सा, वाइट सा, बिल्कुल प्योर। मेरा बॉडी, पूरा घर उसके लिए था, बाहर गार्डनर से लेके घर की मेड तक, सबका लाडला, सबका प्यारा, सबका चाहेता, मेरा डीडी। हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ गिने चुने ही थे हम लोग। मॉम थी, डैड थे, मैं था और मेरा डीडी ईबो, बस। मॉम एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जो पूरे टाइम अपनी फैमिली को संभालती थी, और वही करना उनको पसंद भी था। वो अपने आप को पूरा फैमिली के लिए डिवोट करती थी, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों में, हम में। और उनसे बिल्कुल अपोजिट डैड थे, एक बिजनेसमैन। उनके लिए उनकी सोसाइटी, उनका बिजनेस ही सब कुछ था। उन्होंने सोसाइटी में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, जिनके लिए उनके रूल्स, उनके डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, हमसे भी ज़्यादा, फैमिली से भी ज़्यादा। और वो हमेशा बस यही चाहते थे कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चले, पर दुनिया पर तो उनका कोई जोर था नहीं, उनका जोर था सिर्फ परिवार पे। तो वो अपनी फैमिली को उनके हिसाब से चलाते थे। इसी वजह से उन्होंने हमेशा मुझे और ईबो को अपनी तरह से पालने का सोचा, बिल्कुल उन लड़कों की तरह जो बिल्कुल उन लोगों के हिसाब से चले, उनके हिसाब से चले। वो कहे तो सांस लें और मना कर दे तो बस रोक लें। जिनके कंधे पर पैदा होते ही जिम्मेदारी लाद दी जाती है, बिल्कुल किसी बोझ की तरह। जो रोकर कंप्लेंट भी करना चाहे तो उसे रोने नहीं दिया जाता,
क्योंकि उनके सोसाइटी की एक फ्रेंड का बेटा उनके बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार है, बस इसीलिए। जिन्हें कभी दर्द नहीं होता, जो उनके हिसाब से चले, जो उनका कहना माने, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए और सिर्फ अपने काम पर, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे, जिम्मेदार बने। और वो भी ना कि उनकी नज़रों में, उनकी नज़रें तो नीचे हैं, सबसे ऊपर सोसाइटी की नज़रों में। सोसाइटी उनके बच्चों को जज ना करे, और अगर वो जज करे तो उनका बेटा सबसे टॉप पे आए, बेस्ट की कैटेगरी में। और अगर ऐसा ना हो तो उनकी उस सो कॉल्ड सोसाइटी के सामने उनकी वो ऊंची नाक कट जाती है। और ऐसा ही हमारे डैड के साथ भी था, यही काम हमारे डैड ने भी किया। तुम्हें पता है जान, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं। उस दिन जब मैंने तुम्हारे डैड को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम बहुत लकी हो जान, तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि मैं और मेरा डीडी। जान, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमारे डैड हमसे प्यार नहीं करते थे, करते थे। वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करते थे, और ईबो से तो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। और ईबो के लिए तो डैड भी उतना ही इम्पोर्टेंट थे जितना कि उसके लिए मॉम। डैड भले ही ईबो को डांटते थे, पर वो उससे प्यार भी उतना ही करते थे। पर उनके उस प्यार पर उनका रुतबा, उनकी वो सोसाइटी, उनका वो बिजनेस, वो सब भारी पड़ गया। तब हमें उस वक्त पता चला कि वो सब उनके लिए हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारी स्कूलिंग के समय ईबो एक एवरेज किड था, पर उसे डांस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग ये सब करना काफ़ी पसंद था। उसका रुझान इन सब में ज़्यादा था। लिटरली वो इन सब चीज़ों को जीता था, जैसे ये सब चीज़ें उसी के लिए बनी हो। पर डैड को ये सब कभी पसंद नहीं था, वो ये सब कभी नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि उनका बेटा इन सब में टाइम वेस्ट कर रहा है। उनको लगता था कि उनका बेटा इन सब में टाइम वेस्ट कर रहा है। ये सब उनके लिए बिल्कुल लो स्टैंडर्ड चीज़ें थी, कोई वैल्यू नहीं थी इनकी उनकी नज़र में। उन्हें लगता था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही करियर बनाएगी। इसीलिए वो ईबो को ये सब बिल्कुल नहीं करने देते थे। वो उसको किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। और जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे मार्क्स आते थे तो वो उनको कभी पसंद नहीं आते थे। वो हमेशा चाहते थे कि ईबो स्कूल का टॉपर किड बने, जो स्कूल में उनका नाम रोशन करे। पर उनका ये सपना ईबो कभी पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका रुझान हमेशा से ही इन सब एक्टिविटीज़ में रहता था। और अगर कभी स्कूल के एनुअल इवेंट में ईबो डैड से डरकर पार्ट भी ले लेता था और डैड को वो पता चल जाता था, तो उस पर भी वो ईबो पे बहुत गुस्सा करते थे, और कभी कभी तो वो उस पर हाथ भी उठा देते थे। और मॉम का वो सफ़ेद लिली बस वहाँ सहम जाता था, रोता था, पर उनके सामने कुछ नहीं बोलता था। उन्होंने उसको इतना डरा रखा था। और मॉम, वो बेचारी तो हमेशा ही हम दोनों भाइयों के लिए डैड से लड़ती रहती थी, और कई कई बार तो डैड उनको भी रुला देते थे। मॉम रोती थी, आंसू भी पोंछती थी, और आखिरी में हमारी वजह से डैड के सामने वो बुरी भी बन जाती थी, क्योंकि डैड हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे जब भी हमसे कोई गलती हो जाती थी। क्योंकि डैड उनको हमेशा सुनाते थे, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती थी वो सिर्फ उनको सुनाते थे, उनको ही गलत ठहराते थे। मैं तो हमेशा बाहर काम करता रहता हूँ, मुझे क्या पता कि घर में क्या हो रहा है। तुम मेरे बच्चों को कैसी परवरिश दे रही हो? तुम मेरे बच्चों को सही परवरिश नहीं दे रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा ही बाहर काम करता हूँ, बाहर रहता हूँ, घर में तुम रहती हो। मेरे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, ये दोनों तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं। जाओ समझा लो अपने दोनों नालायकों को। जिसको सुनकर मॉम भी बस रोने लग जाती थी, पर हमारे सामने डैड की बातों को हमेशा सही समझाती थी, क्योंकि जब भी हम डैड से नाराज होते थे तो मॉम हमेशा यही कहती थी, सन, तुम्हारे डैड गलत नहीं है, बस वो तुम्हें जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वो दिन भर काम करते हैं ना, इसीलिए वो बस थक जाते हैं, इसीलिए वो चिल्ला देते हैं। तुम्हारे डैड गलत नहीं है सन। डैड के गुस्से पर ऐसे नाराज नहीं होते बेबी। पर हर बार यही होता था,
और इसी तरह से एक बार और हुआ था, जब मैंने वांग मेंशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं वांग मेंशन को छोड़ के वहां से चला गया। मैं मैं मेरे उस फैसले के लिए आज भी अफसोस करता हूँ, क्योंकि मेरे उस एक फैसले ने मेरी डीडी की पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जो सफ़ेद लिली मैंने वहां उस दिन उन 4 दीवारों के बीच छोड़ दिया, वो मुझे दोबारा आज तक कभी वापस नहीं मिला, बस खो गया। समय का वो बहाव इतना तेज था कि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इस रफ्तार में वो कहीं बस पीछे छूट गया, खोजने से भी नहीं मिला, क्योंकि उस दिन के बाद ईबो के ऊपर डैड की एक और जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। वो उस समय महज 15 या 16 साल का होगा। ऐसा क्या हुआ? दरअसल डैड हमेशा से मुझे वांग एम्पायर का हायर समझते थे, पर उनकी उम्मीद उस दिन टूट गई जिस दिन मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी करने को मना कर दिया और अपने पार्टनर से कोर्ट मैरिज कर लिया था। दरअसल उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरा सौदा तय किया था। उन्होंने अपने किसी पार्टनर की बेटी को मेरे लिए पसंद किया था। मैरिज होते ही उससे उनका बहुत सारा बेनिफिट होता, पर मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी। मैंने उनसे साफ साफ बोला भी था, पर वो नहीं माने, और इसी चीज़ से तंग आकर मैंने और मेरी वाइफ ने कोर्ट मैरिज कर ली। और इसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को घर से निकाल दिया, और इसके बाद उनका वो सपना पूरा करने का जरिया ईबो बन गया। उन्होंने सोचा कि मैं नहीं तो ईबो सही। ईबो भी तो उन्हीं का बेटा है ना, उन्हीं का खून है। अगर मैं हायर नहीं बन सका तो वो अपनी कंपनी का हायर ईबो को बनाएंगे। ईबो उनकी कंपनी का नेक्स्ट हायर बनेगा। और फिर क्या था, फिर उन्होंने ईबो को और भी ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। ईबो भी उनकी सारी बात मानता था, क्योंकि वो अपने डैड को खुश रखना चाहता था। पर कब तक? शायद कुछ दिन तक। क्योंकि क्योंकि उसके बाद ईबो मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था, नशे की हालत में। किसी रेड की वजह से वो लोग उसको वहां लेके आए थे। तूफान अक्सर आने की आहट नहीं करता, पर जब आता है तो सूखे पत्तों और रेत की तरह सब कुछ अपने साथ अपनों से दूर कहीं अनजान जगह उड़ा ले जाता है। सपनों का बना वो शहर बस एक पल में ही टूट जाता है, और टूटने के बाद भी वो खत्म नहीं होता, बल्कि आगाज होता है। आगाज होता है खामोशी का। उसके बाद खामोशी जन्म लेती है, वो खामोशी जो चीखती है, चीखती है, बस चीखती है, पर वो किसी को सुनाई नहीं देती। ना वो निरपराध मासूम हवाएं महसूस होती हैं, और ना ही उन पत्तों में वो शोर बचता है। अगर सच में कुछ बचता है तो वो बस वो घुटती हुई खामोशी, जो सन्नाटे का मुखौटा ओढ़े हमेशा के लिए कहीं दफन हो जाती है। गहरे समुंदर सी वो खामोशी, जिसमें खुलता हुआ चीखता हुआ वो एक शोर, हर एक सांस के साथ खुद को मिटाता हुआ, हर लम्हा खुद में ही सिमटता हुआ, खुद को समेटता हुआ, और आखिरी में कुछ नहीं बचता। सब कुछ बस कहीं दफन हो जाता है, मिट जाता है, गायब हो जाता है, जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं, कभी कुछ नहीं था। ईबो के शरीर में कुछ अलग सा ही सेंसेशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शख्स उसको अलग ढंग से टच कर रहा हो, कुछ अजीब तरीके से, जो बहुत अजीब था, बहुत बेकार था। पर तभी कुछ देर बाद उसको वो सब अचानक से महसूस होना बंद हो जाता है। दरअसल इस समय डेविन जो अनकॉन्शियस ईबो के साथ मेकआउट कर रहा था, वो फर्दर प्रोसीड करने ही वाला था कि तभी क्लब में रेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब भागने लगते हैं। पर ईबो जो बेहोशी की हालत में था वो भाग नहीं पाता और पुलिस के हाथ लग जाता है। फिर वो सब उसको वहां से लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, और इस समय ईबो पुलिस स्टेशन में है और उस ऑफिसर के सामने खुद हाइकुन का बैठे हुए हैं, जिन्हें स्पेशली कॉल करके बुलाया गया है। देखो कौन, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए ईबो मेरे डीडी जैसा है, और मैं अंकल का नेचर बहुत अच्छे से जानता हूँ।
अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो ईबो का बाहर निकलना तक बंद करवा देंगे वो, या फिर शायद घर से ही निकाल दे, जो डीडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये तुम भी जानते हो। और ईबो की इस समय कंडीशन क्या है ये तुम देख ही रहे हो। ये सब सही नहीं है कुआन, ये अभी बच्चा है। मैं बस यही कहूँगा कुआन कि तुम ईबो को इन सब चीज़ों से दूर रखो। एक बार इन सब की लत लग जाती है तो फिर छुटाई नहीं छूटती। अच्छे खासे लोग बर्बाद हो जाते हैं इसके पीछे। दुनिया तुमने भी देखी है और ये बात तुम भी जानते हो। ईबो मासूम है, उसे नहीं पता कि ये क्या है, और अभी तो उसे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, पर उसे ये नहीं पता कि आगे कितना अंधेरा है इसमें। इसीलिए उसको इन सब की लत मत लगने दो दोस्त, प्लीज़। मैं समझ रहा हूँ, मैं ईबो को समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तुम वहाँ पहुँचे कैसे? ये मुझे रैंडम रेट तो नहीं लग रही है। दरअसल मुझे किसी की कॉल आई थी और उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्लब में ब्लैक गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी, इसीलिए हम वहाँ गए थे। हालांकि ये खबर झूठी ही निकली, पर जब हम वहाँ गए तो मुझे वहाँ पे ईबो दिखा, बेहोश नशे की हालत में। तो मैं बस इसको यहाँ ले आया और आते ही तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट। थैंक्स मैन, मेरे भाई को सही सलामत घर लाने के लिए और डैड को इस बारे में ना बताने के लिए भी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और हाँ, ईबो से भी इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, तो तुम बेफिक्र रहना, ठीक है? थैंक्स वंस अगेन। श्योर मैन, वैसे ही वो मेरा भी भाई है, तो थैंक्स की ज़रूरत तो नहीं है। इसके बाद क्वन ईबो को लेके पुलिस स्टेशन से अपने अपार्टमेंट चले आते हैं, और अभी मॉर्निंग में ईबो इस वक्त क्वनगा के अपार्टमेंट में है। नींद से तो उठ गया है, पर सरदर्द और हैंगओवर इतना ज़्यादा है कि बस उसकी आँख ही नहीं खुल रही है। वो धीरे धीरे आँख खोलता है तो देखता है कि वो किसी फैमिलियर सी जगह पे है। आह, मेरा सर। आह, ये मैं कहाँ हूँ? ये ये तो क्वनगा का घर है। मैं तो कल क्लब में था ना, तब क्वनगा मुझे वापस लेकर आए, पर कब? और डेविन? डेविन कहाँ है? डेविन कहाँ गया? ओह, मेरा सर। इबो ये सब सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर ही दे रहा था कि तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और सामने से क्वनगा अंदर आते हुए बोलते हैं, जो कि उसके लिए मेडिसिन लेकर आए थे। हे डीडी, गुड मॉर्निंग, ये लो, इसे पी लो, सर दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। गुड मॉर्निंग गगा, थैंक यू। ईबू वो ग्लास ले लेता है और फिर ग्रीट करते हुए आगे बोलता है, गगा, क्या आप मुझे लेकर आए वहां से? जिसपे इस बार क्वनगा उससे क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं। हाँ बॉडी, वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि वहां क्यों गए थे और किसके साथ गए थे, वो भी इतनी रात को? तुम जानते हो ना डैड को, अगर आज मेरी जगह वो होते तो क्या करते तब तुम? सॉरी को, वो मैं वहां पर अपने दोस्तों के साथ गया था, और डीडी, तुम जिस क्लब में गए थे वहां पर रेड पड़ गई थी, पता है कुछ? तुम्हें पता है कितना बड़ा स्कैंडल हो सकता था तुम्हारे नाम पर? और अगर तुम्हारी वजह से डैड किसी कंट्रोवर्सी में आ जाते तब? तुम्हें पता है ना डीडी क्या हो सकता था? वो तो अच्छा हुआ कि मीडिया की नज़र पड़ने से पहले मेरे दोस्त ने तुम्हें देख लिया और उसने मुझे बुला लिया, नहीं तो तुमने तो अपनी कब्र आज खुद ही खोद ली थी। बस मिट्टी डालने के लिए मुझे आना पड़ता। जिस हालत में तुम उस समय थे ना डीडी, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुवन की बात सुनकर और डैड का नाम सुनकर ईबो थोड़ा डर जाता है। वो वही डरते हुए पूछता है, पर गगा, डैड और मॉम, उन्हें तो पता नहीं चला होगा ना? ईबो डरते हुए पूछता है, जिसपे कुवन उससे बोलते हैं, नहीं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता है। मैंने मॉम से कह दिया था कि मैं ईबो को मेरे साथ ले आया हूँ, और साथ ही वो उसको समझाते हुए भी बोलते हैं, पर डीडी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बॉडी, जिस हालत में तुम थे और जिस जगह तुम थे, तुम जानते हो ये डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बॉडी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एंजॉय मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, करो, बिल्कुल करो, सब करो। पार्टी करना अच्छी बात होती है, मैंने भी की है, पर ड्रग्स, ये तो अच्छा नहीं है ना डीडी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये तुम खुद भी जानते हो कि ये गलत है। इसके बावजूद
डीडी, इसकी लत बहुत गलत बात होती है, इसीलिए बेहतर होगा कि दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? इबो हायकोन की बात मानते हुए अपनी इनोसेंट सी वॉइस में बोलता है, सॉरी गग, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और फिर क्वन भी अपनी बात खत्म करते हुए उससे बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत हो गया लेक्चर, अभी तुम छोटे हो और अभी तुम्हें इन सब की समझ नहीं है, तो बस आगे से मत करना, ठीक है? अब जाओ, फ्रेश होके आओ और जल्दी से नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, ठीक है? हम नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना बोल के क्वन वहां से बाहर चले जाते हैं और वहीं वो बेड पर बैठकर कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। वैसे तो एज इट इज को कुछ याद नहीं है, पर कुछ तो अजीब फील किया था उसने। वो रात में उस तरह की फीलिंग क्या थी? ये अजीब सा क्यों लग रहा था? और डेविन, डेविन कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? गॉड, ओह मेरा सर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? खैर छोड़ो, गगा बुला रहे हैं, मैं ये सब बाद में डेविन से ही पूछ लूंगा, अभी चलता हूँ। इसके बाद ईबो भी उठ जाता है, फ्रेश होने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं वो जब शावर ले रहा था तो उसे अपने नेक पर कुछ रेड मार्क जैसा दिखता है। वो मार्क कुछ ऐसा था कि जैसे किसी ने उसको बाइट किया हो। ईबो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये मार्क कहाँ से मिले उसे। कहीं उस क्लब से? नहीं, वहां पे तो मैं डेविन के साथ था। कहीं उस क्लब से? नहीं, वहां पे तो डेविन साथ था। उसके बाद मुझे गल लेके आ गए, ये कैसे? में जाए। ईबो सोच रहा था पर उसे कल रात का कुछ याद नहीं आ रहा था, बस उसको कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। पर ईबो उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और शावर लेके डाइनिंग टेबल पर अपने कुअनगो सिस्टर इन लॉ के पास आ जाता है, जहाँ पे वो लोग उसका वेट कर रहे थे। इस वक्त तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी कुअन बोलते हैं, तो डीडी कॉलेज कैसा चल रहा है? फ्रेंड्स वगैरह बने? कैसे हैं वो सब? तुम्हें कोई बुली तो नहीं करता ना? कॉलेज अच्छा चल रहा है गगा, और दोस्त भी बहुत सारे बने हैं और सब मेरी बहुत केयर करते हैं, पर उसमें से वो जो डेविन है ना, वो मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, बिल्कुल आपकी तरह। इवन आपको पता है वो मेरे लिए सबसे लड़ भी जाता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, बिल्कुल शैडो की तरह। यू नो वॉट गगा, ही इज़ माई बेस्ट बडी। इबो डेविन के बारे में जब अपने गगा को बता रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसको देखकर हायकुन को भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि उनके डीडी को कम से कम कुछ अच्छे दोस्त तो मिले, जिनके साथ वो अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। इसी वजह से बस वो भी खुश हो गए थे। दैट्स ग्रेट डीडी, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, ये मौका दोबारा नहीं मिलता। एंड हाँ, बी अवेयर विथ फेक पीपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में, तो ध्यान देना। ओके ओके गा, बट डेविन फेक नहीं है, पता नहीं उसको सब फेक क्यों कहते हैं। वो मेरा अच्छा दोस्त है और मेरी हर चीज में मदद भी करता है, पता नहीं क्यों फिर भी सब उससे चिढ़ते हैं। मुझे किसी का भी समझ नहीं आता गा। ईबो इस वक्त एनोइंगली बोल रहा था, वहीं हायकुन गा उससे बोलते हैं, इट्स ओके बॉडी एंड आई ट्रस्ट यू। अगर तुम कह रहे हो कि डेविन अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, पर कॉलेज में सब अच्छे नहीं होते डीडी। कब कौन कैसे किस चीज़ में आपको फ्रेम कर ले पता नहीं चलता, इसीलिए सावधानी रखना ज़रूरी होता है, खुद को थोड़ा चौकन्ना रखना चाहिए। ओके, बाकी तुम्हारे गगा तो तुम्हारे साथ है ही, ज़रूरत पड़ेगी तो बताना हमें, ठीक है? जिस पे ईबो वापस बोलता है, डोंट वरी गगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी डेविन है ना, वो कॉलेज में मेरे साथ हमेशा ही रहता है, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? इतना बोलने के बाद ईबो वापस से ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगता है। वहीं हायकुन को थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसीलिए बस वो बात को इग्नोर कर देता है और वो भी ब्रेकफास्ट पे फोकस करता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हायकुन और ईबो थोड़ी देर साथ रहते हैं और फिर हायकुन ईबो को घर छोड़ देता है। जहाँ पहुंचते ही गुस्से में जेम्स वांग ईबो से पूछते हैं कि वो रात में बाहर क्यों गया था। अगर अपने भाई से ही मिलने जाना था तो सुबह भी मिल सकता था, रात में ही जाने की क्या जरूरत थी। जिस पे ईबो तो सहम गया था,
पर हाइकुन उसको बचाने के लिए उसके लिए जेम्स के सामने स्टैंड लेते हुए बोलते हैं, मैं बॉडी को पिक करने आया था, इसमें डीडी की कोई गलती नहीं है। कुछ समय अपने भाई के साथ रह लेना या फिर रात अपने भाई के साथ रुक जाना, इसमें क्या गलत है? इसमें कौन सी गलत बात है जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं? जिसपे जेम्स वांग और ट्रिगर हो जाता है। वो कार्मेन की तरफ ताना कसते हुए बोलता है, देख रही हो कार्मेन, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है ये। अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये अपने डैड से ऊंची आवाज में बोलने लगा है। इनको अपनी खुद की गलती तो दिखती नहीं है, बस एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। खैर, एक को तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, पर इस दूसरे नालायक को समझा लेना, वरना अगर मैंने समझाना शुरू किया ना तो यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो देख लेना कि तुम्हें क्या करना है। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आज पार्टनर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतना बोल के जेम्स वांग वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और वहीं कार्मेन आगे बढ़ के ईबो को उसके डैड की बात समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, बोबो, डैड सही कह रहे हैं सन, उन्हें तुम्हारी चिंता हो गई थी। रात को इस तरह बिना बताए सही नहीं था ना। अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम सुबह होने के बाद चले जाते, सुबह मिल लेते। जिसके बाद ईबो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि मम डैड की ही बात को सही साबित करेगी। इसीलिए वो बस कुछ नहीं बोलता, बस मायूस होकर चुपचाप ऊपर अपने रूम में चला जाता है। हाइकुन भी इसके बाद बाहर चला जाता है और फिर बचती है सिर्फ कार्मेन वहाँ अकेली। वो भी क्या करे, वो भी मायूस होकर अपने काम में वापस लग जाती है। जहां इस समय सनशाइन कैफे में हाइकुन जान को पुरानी बातें बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांग मेंशन में ईबो वांग मेंशन में पहुंच गया था। अंदर पहुंचते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसकी मॉम, उसका बचपन, वो सब यादें एक एक करके बस उसकी आंखों के सामने आने लगी थी। वो इस समय बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कोल्ड, इमोशनलेस बना हुआ था, जैसे कि वो ईबो कोई ईबो ही ना हो, कोई इंसान ना हो, वो कोई पत्थर हो। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, अपने आप में ही हिम्मत बनाए हुए था वो। वहीं उस मेंशन की केयर टेकर जब ईबो को वहां देखती है तो वो उसके सामने आते हुए बोलती है, यंग मास्टर, आप यहाँ बैठिए, सीनियर मास्टर वांग आते ही होंगे। थैंक यू आंट। ईबो इसके बाद वहीं पे एक काउच पर बैठ जाता है और फिर कुछ मिनट्स के बाद जेम्स वांग भी वहां आ ही जाते हैं। वो जैसे ही ईबो को अपने सामने देखते हैं तो उनके चेहरे पर कुछ भाव तो जरूर दिखते हैं, पर बस पुराना कुछ याद आते ही वो सारे भाव बस एक साथ गायब से हो जाते हैं और उनका चेहरा भी बिल्कुल ईबो की तरह ही हो जाता है, भावहीन, ठंडा, आंखों में कुछ अलग से ही भाव, शायद नफरत जैसे, और शायद थोड़ा बहुत गुस्सा भी, या फिर शायद गुस्सा बहुत ज्यादा ही। खैर खैर, वो सीधा आकर बस उसके सामने बैठ जाते हैं। हम्म हम्म उस लड़की के सामने और मिस्टर रिचार्ड के सामने अच्छे से पेश आना, और उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम हमारी कंपनी में काम नहीं करते। और वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट आज ही फिक्स हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े वांग एम्पायर का बेटा और रिचार्ड एम्पायर का सन इन लो कोई मामूली सी नौकरी करे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने वांग एम्पायर का सीईओ बना दूंगा, पर ध्यान रहे उनके सामने कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो अगर हमारी पार्टनरशिप पे बात आई ना और मेरी रेपुटेशन पे जरा सी भी आ जाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। जिस पे ईबो सैडली ही चकल करते हुए बोलता है, डैड, आपने वैसे भी याद ही कहाँ रखा है कि आपका मेरी तरह कोई बेटा भी है। और मैं आपकी कंपनी का सीईओ नहीं बनूंगा, इवन मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आप क्यों जबरदस्ती मुझे। जेम्स वांग ईबो की बात बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोलता है, मैं फोर्स कर रहा हूं तुम्हें? क्या तुम भूल गए पुरानी वो सारी चीजें? बोलो, क्या तुम भूल गए पुरानी वो सारी चीजें, जो कुछ भी हुआ था? तुम्हारी इस बीमारी की वजह से क्या हुआ था? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ था, तुम्हारी वजह से मेरे कितने सारे शेयर्स डूब गए, मेरे सारे पार्टनर्स के सामने मुझे कितना जलील होना पड़ा, उन सब ने मुझसे किनारा कर लिया, कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी मुझे। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मॉम, मेरी वाइफ, मैंने उनको
खैर छोड़ो, तुम भूल गए हो बोबो, पर मैं नहीं। तुम्हारी वजह से सोसाइटी में मेरा उठना बैठना कितना मुश्किल हो गया था, मेरा सांस लेना कितना मुश्किल हो गया था। पता नहीं क्या क्या नहीं झेलना पड़ा मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा क्या, आज तक तुम्हें खबर तक नहीं हुई कि मैं कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ, जब करते तब पता चलता ना। तुम्हारी मेहनत थोड़ी थी ये, इसलिए तुम्हें क्यों कदर होगी। ये मेरी मेहनत थी जो तुम्हारी वजह से बर्बाद होने के कगार पे आ गई थी। खैर, मैं एक बार कह देता हूँ, ये वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ध्यान से कान खोल के सुन लो। तुम ये मैरिज करोगे तो मतलब करोगे, और अब इसके बाद मुझे ना कोई बकवास सुननी है और ना ही मैं सुनूंगा, समझे। पर डैड, इबो बोलने की कोशिश करता है, पर फिर जेम्स उसको रूड एरोगेंट टोन में डांटते हुए बोलते हैं, शट अप इबो, और मुझे डैड मत बुलाओ। शट अप इबो, और मुझे डैड मत बुलाओ अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक बार फिर मेरे खिलाफ जाने की। तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया और फिर भी तुम नहीं सुधरे। वाओ, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए इबो, तुम्हारे लिए तो ताली बजानी चाहिए। तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर भी नहीं सुधरे। तो मेरी एक बात अपने दोनों कान खोल के बहुत ही ध्यान से सुन लो बेटा, कि मैंने इस दिन के लिए तुमको पैदा नहीं किया है कि तुम मेरी बात मानने से इनकार करो। तुम्हारी वजह से मैंने पहले भी बहुत नुकसान सहा है, अब और नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए थोड़ी सी भी कदर है ना, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो इस रिश्ते के लिए मान जाओ बोबो, हाँ बोल दो। पर डैड, अगर मैंने इस शादी के लिए हाँ बोल दिया तो ये गलत होगा। अगर मैंने ये शादी कर भी ली तो ये हम दोनों के लिए ही गलत होगा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। मैं उसके लिए फील नहीं करता डैड, और ना ही कभी कर पाऊंगा। शादी के बाद मैं उसको वो सब नहीं दे पाऊंगा डैड जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी, और ये उसके लिए और भी ज्यादा गलत होगा डैड। इसीलिए आई एम सॉरी, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता डैड। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इबो इतना बोलकर जहां खड़ा था वहां से मुड़ जाता है और बस वहां से जाने लगता है। पर तभी पीछे से कुछ सेकंड रुकने के बाद जेम्स वांग स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान सकते तो उस लड़के को भूल जाओ। डैड, इबो जो अभी वहां से जा रहा था वो बस रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और बस पीछे मुड़कर अपने फादर को डिसबिलीफ में देखता है। पर उसे उसके डैड की आंखों में कोई अफसोस नहीं दिख रहा था। हाँ, तुम जानते हो बोबो मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान जाओ और उस लड़की को हाँ बोल दो, नहीं तो पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा बोबो। तुमने पहले ही मुझसे मेरी वाइफ को दूर कर दिया है, और अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से तुम अपनी मॉम की आखिरी निशानी को भी खो दो। यू नो ना, आई एम योर फादर। इसीलिए सोच के फैसला लेना, और अब चलो अपना मुंह सही करो, क्योंकि मिस्टर रिचर्ड और उनकी बेटी डिनर पर हमारा वेट कर रहे होंगे। लेट्स गो। जेम्स वांग इस समय बहुत ही गुस्से में था। वो बहुत ही गुस्से में बोलता है, बिना कोई इमोशन दिखाए, बिल्कुल इमोशनलेसली, और बस जहां बैठा था वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। और वहीं पीछे खड़ा ईबो जेम्स को आगे जाते हुए देख रहा था, अपने आंखों में वही डिसअपॉइंटमेंट और दर्द लिए हुए। खैर, कुछ देर तक बस वो वहीं खड़ा रहता है, उनको जाते हुए देखता हुआ, और फिर कुछ देर बाद उनके पीछे पीछे वो भी जाने लगता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे अब उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, उसे उनके साथ जाना ही होगा। वहीं वापस सनशाइन कैफे में, मतलब गगा ने ड्रग्स लिया, पर गागर इस डेविन के इतने अच्छे फ्रेंड थे और वो हमेशा ईगा के साथ रहता था, तो उसने उन्हें ड्रग्स क्यों लेने दिया? रोका क्यों नहीं उसने उन्हें? गगा तो तब उससे छोटे थे ना। और ये डेविन, ये है कौन गगा, और क्या जानते थे आप इसके बारे में? कभी मिले थे उससे? नहीं जान, मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो ईबो का कॉलेज फ्रेंड है, बाकी मुझे उसके बारे में कुछ खास नहीं पता था। ओह, वैसे क्या ईगा की लाइफ में उस समय कोई लड़का था या फिर कोई लड़की, जैसे
जैसे का रिलेशनशिप टाइप, मतलब कॉलेज टाइम में ये सब कॉमन होता है ना। बस ऐसा कोई था उनकी लाइफ में? नहीं, ईबो ने मुझे कभी इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया। पर हाँ, जब मैं उससे बातें करता था तो वो इस डेविन के बारे में हमेशा बोलता था, बहुत बोलता था। पर उस इंसिडेंट के बाद कुअनगा एक गहरी सांस लेते हैं। उस इंसिडेंट के बाद तो उसने सबका नाम लेना बंद कर दिया, सबसे दूर ही हो गया। सबसे मतलब सबसे, हमसे भी और खुद अपने आप से भी। मेरा बॉडी सबसे दूर हो गया। उसने बोलना, हंसना, खेलना, सब कुछ बंद कर दिया। मेरा बॉडी खो गया उसके बाद, कभी नहीं मिला। आज तक मैं उसे ढूंढता हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा मासूम सा डिडी जैसे कहीं गायब सा हो गया। कौन सा इंसिडेंट गगा? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गगा सबसे दूर हो गए? गगा इस हद तक बदल गए, इस हद तक बदल गए कि वो सबके साथ साथ खुद से भी नहीं बोलते, खुद से ही दूर हो गए। मॉम का एक्सीडेंट, और मॉम के एक्सीडेंट से ठीक पहले ईबो के किसी के साथ वीडियो लीक हो गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बहुत बुरा समय था वो जान, बहुत बुरा। मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे डैड, मॉम, और सबसे ज़्यादा किसी के लिए था तो वो मेरे डीडी के लिए। जान, पूरे सोशल मीडिया, कुअनगा आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जान। पर वो समय ठीक नहीं था। पूरे सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह वो खबर फैल गई थी। उसकी वजह से डैड की रेपुटेशन पर बात आ गई थी। पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक डैड की जो रेपुटेशन थी वो सब ऑलमोस्ट चली गई थी। रातों रात सब बर्बाद हो गई थी। उन 12 घंटों के अंदर अंदर उनके आधे से ज़्यादा टेंडर छिन गए थे। बिजनेस पार्टनर्स ने भी उनसे उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए थे। सब ने उनसे दूरी बना ली थी। उनको काफ़ी जलील किया गया था। एक साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और सबका कल्प्रिट उन्होंने ईबो को समझा। विक्टिम बना मेरा मासूम डीडी, ईबो, जिसकी वजह से गुस्से में उन्होंने ईबो को ही घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ईबो वो बन गया जो वो आज है। कुअनगा, मुझे एक बात नहीं समझ आई, मतलब कार्मन मॉम का एक्सीडेंट और ईबोगा की वीडियो लीक, ये सब एक साथ ही कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है गा? जान, दरअसल मैं उस समय बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था। वहाँ मुझे पता चला कि ईबो की कुछ इंटीमेट वीडियोस लीक हुई हैं। और जैसा कि मैं जानता ही था कि उसका आउटकम क्या होगा, मैं सीधा वहाँ से पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गया। पर फिर भी मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। जब मेरे डीडी को मेरी ज़रूरत थी तब मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। मैं लेट हो गया। जब तक मैं आया तब तक सब बिखर चुका था। मॉम के एक्सीडेंट के जस्ट बाद डैड ने ईबो को घर से बाहर निकाल दिया था। गा 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 डैड, मम्मा, गुस्सा, गुस्सा, डैड, अम्मा, गुस्सा, डैड, गा गा आई एम सॉरी, गा आई एम सॉरी। मैंने सबको हर्ट कर दिया गा, मैंने सबको हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी गा, मेरी वजह से सब हर्ट हो गए गा, मेरी वजह से मॉम भी हर्ट हो गई, डैड भी हर्ट हो गए गा, मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं डीडी, नहीं डीडी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम चुप। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। मेरा डीडी कुछ नहीं किया है। मेरा डीडी अच्छा है, बिल्कुल नहीं, रोते नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल नहीं रोते, बिल्कुल चुप, मत रो, एकदम शांत, रोते नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, एकदम चुप, बिल्कुल नहीं का, नहीं का।
को ना डैड मुझसे गुस्सा है। डैड को मनाओ ना। डैड मुझसे बात नहीं कर रहे, उनसे कहो ना मुझसे बात करे डैड। मम्मी नहीं बोल रही, मम्मी नहीं बोल रही, वो भी गुस्सा हो गई। मॉम डैड सब गुस्सा है। ग, 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 क्या क्या अब मॉम मुझसे कभी बात नहीं करेगी? बताओ ना। क्या मॉम मुझसे कभी बात नहीं करेगी? मैं उनको बुला रहा था, मैं उनसे कह रहा था, जैसे मैं हमेशा बुलाता हूँ, मैं उनको बुला रहा था। वो नहीं बोल रही थी, वो नहीं बोल रही थी। मॉम मुझसे नहीं बोल रही थी। मॉम मुझसे नहीं बोल रही थी, उनको कहो ना मुझसे बोले। मैं वहाँ पे मेरे सामने आँख बंद करके लेटी हुई थी। मैंने कहा था वो मुझसे बोलो, मैंने कहा था मुझसे बात करे, पर वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो मुझसे बोल नहीं रही थी। मैंने कहा मुझे भी अपने पास बुला ले, मैंने कहा मुझे अपने पास बुला ले। डैड से से कहो ना मुझे भी अपने पास बुला ले। डैड से कहो ना। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे मर्डर कहा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ? मैं मॉम को क्यों मारूंगा? मैं तो मॉम को प्यार, मॉम मेरी है, मेरी मॉम है वो। डैड सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो डैड। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो डैड। बोलो ना डैड से, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो। बोलो ना डैड से, प्लीज बोलो ना। बोलो ना उनसे। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, उनसे कहो ना मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। ये सब उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज ये सब उसने किया, ये सब उसने किया, ये सब उसने किया। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। बस डीडी, बस करो। मैं जानता हूँ कि मेरे डीडी ने कुछ नहीं किया है, मेरा डीडी बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई डीडी से कुछ नहीं कह रहा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है डीडी, मैं जानता हूँ मेरे डीडी ने कुछ नहीं किया है। बस रोना बंद करो। वो क्या है ना डीडी, ये हमारे मॉम डैड को हमसे ज्यादा इस सोसाइटी की चिंता है ना? पर इस बार हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी मॉम ने हमारा साथ नहीं दिया होगा, उन्होंने दिया है, पर शायद ये दुनिया ही नहीं चाहती कि वो तुम्हारा साथ दे। और डैड, उनके लिए तो हमसे ज़्यादा ये स्टेटस मैटर करता है, ये तो तुम भी जानते हो ना डीडी। इसलिए तुम्हारी बात वो नहीं सुनेंगे, इसीलिए अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे मत बहाओ डीडी, बिल्कुल नहीं। मत रो और उठो, चलो यहाँ से, अब रोना बंद करो। अब तुम्हारे लिए ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे डीडी, चाहे तुम जितनी देर भी यहाँ बैठे रहो, रोते रहो। ये सब फिजूल है डीडी, इसीलिए चलो यहाँ से। पर मैं जाऊंगा कहाँ पे? मेरे पास तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है,
कोई मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा। गा गा सब मुझे मुझे गाली दे रहे, बुरा 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 बोल रहे। गा अभी मेरा डीडी मेरे साथ चलेगा मेरे घर। ऐसा कैसे कह सकते हो डीडी कि तुम्हारे पास कोई नहीं है? तुम्हारा ये गगा है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ये गगा तुम्हारे पास हमेशा रहेगा डीडी। और अगर ये गगा तुम्हारे पास है तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा डीडी मेरे घर चलेगा, अपने घर चलेगा। मेरे डीडी के पास अभी उसका एक घर है। उठो जल्दी, चलो उठो। सच में गगा, मुझे मुझे अपने घर ले जाओगे? वो सब लोग आपको भी बुरा बुरा बोलेंगे। गा नहीं डीडी, किसी की हिम्मत है मुझे कुछ बोलने की? और अगर कोई मुझे बोलेगा भी ना तो उसे बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा डीडी चाहिए। चलो अब यहाँ से उठो और घर चलते हैं। जल्दी उठो, उठो यहाँ से, जल्दी उठो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। उठो जल्दी। आज से हम साथ रहेंगे, मेरा डीडी मेरे साथ रहेगा, अपने गगा के साथ। चलो उठो जल्दी। मैं आपके साथ रहूंगा गा। थैंक यू गा, थैंक यू सो मच। दरअसल हाइकुन किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में फॉरेन कंट्री आए थे और वो वही डील क्रैक करके मीटिंग हॉल से बाहर ही निकले थे कि उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें चाइना में हुए उस स्कैंडल के बारे में बताया। और वो वही डील क्रैक करके मीटिंग हॉल से बाहर ही निकले थे कि उनके सेक्रेटरी ने उन्हें चाइना में हुए उस स्कैंडल के बारे में बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल उस वीडियो को भी दिखाया जो कि किसी और की नहीं उनके डीडी की ही थी। जिसके बाद वो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुके, वो सीधा फर्स्ट फ्लाइट लेके चाइना आ गए। रास्ते भर वो सिर्फ डर ही रहे थे। उन्होंने रास्ते भर चाइना में हुए इस स्कैंडल के बारे में सारी छानबीन की, पर वो वहां आसमान से कर भी क्या सकते थे। उनका दिमाग सिर्फ इस वक्त अपने डीडी पर अटका हुआ था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बस गिरे जा रहे थे। वो बस किसी भी तरह कुछ भी करके अपने डीडी के पास पहुंचना चाहते थे, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, रिकॉर्डेड टाइम तो लगना ही था ना। और ये रिकॉर्डेड टाइम ही जैसे उनके लिए पहाड़ से हो गए थे। और इस इतने से समय में उनको इतनी देर हो गई कि बस सब कुछ बिखर गया। मॉम का एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रही। डैड ने ईबो को घर से निकाल दिया। मॉम का वो मासूम सा वाइट लिली समाज के फेंके हुए संगारों के बीच में बस झुलस गया, कहीं खो गया, शायद कभी ना वापस मिलने के लिए। बस मर गया। और अब इस ठंड की काली अंधेरी रात में ईबो वांग मेंशन के गेट के बाहर बैठा हुआ है, रो रहा है, खुद को कोस रहा है। वो खुद को कोस रहा है कि उसने सब खराब कर दिया। उसकी वजह से उसकी मॉम अब नहीं है। वो खुद को कोस रहा है कि उसकी वजह से उसके डैड ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। वो खुद को कोस रहा है इस बात के लिए कि उसकी वजह से उसके डैड किसी के सामने नजरें नहीं मिला पा रहे। ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो खुद में गिल्टी फील कर रहा है। वहीं हाइकुन का जो वहीं ईबो के पास आके खड़े हो गए थे, वो उसके पास बैठते हैं, वहीं जमीन पे जहां वो इस समय बैठा हुआ है। वो ईबो को शांत करा के वांग मेंशन के दरवाजे से अपने घर ले जाते हैं, अपने अपार्टमेंट जहां वो और उनकी वाइफ रहती थी। वहीं हाइकुन की वाइफ एना गेट पे हाइकुन और ईबो का इंतजार ही कर रही थी। वो सारी खबर उसने भी देखी है, उसको भी सब कुछ पता है। ईबो को अपने सामने इस तरह से देखकर उसकी भी आंखों से बस आंसू गिर जाते हैं। इस हंसते खेलते बच्चे को अपने सामने इस तरह से देखकर उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। वो ईबो से ना बोलकर हाइकुन से बोलती है। वो बोलती है, कुआन सब कैसा है? और बोबो, कुआन सब कैसा है? और बोबो। हाइकुन अपनी कांपती हुई आवाज में बोलते हैं जैसे कि वो अभी रोने वाले हों, पर बोबो उनके सामने सर झुका के खड़ा था, इसीलिए उसके सामने उन्हें खुद को स्ट्रांग दिखाना होगा, नहीं तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। है ना? बॉडी को कमरे में लेके जाओ और उसी के साथ रहना। एना से बोलने के बाद कुआन ईबो की तरफ देखते हुए बोलते हैं,
डीडी, ऐना के साथ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। ईबो जो वहीं सर झुकाए खड़ा था, वो हाइकुन की बात सुनता है तो बिना किसी रिस्पॉन्स, बस जैसे किसी बुत की तरह सर झुकाकर अंदर ऐना के साथ चला जाता है। ऐना, सब बिखर गया है ना, सब बिखर गया। मेरा पूरा परिवार टूट गया। मैं कुछ नहीं संभाल पाया। मैं घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया है ना। मैं कुछ नहीं संभाल पाया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। किसी को भी नहीं संभाल पाया। हाइकुन के पैर अब जाकर जवाब दे जाते हैं। वो अब और नहीं खड़े हो सकते। अब उनमें हिम्मत नहीं है। अब उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो बस अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो बस वहीं बैठ जाते हैं। उनका छोटा भाई, उनका डीडी, उनके सामने इस हालत में। वो अपनी मॉम तक को नहीं देख पाए। वो आखिरी बार अंदर जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, पर वो तक उन्हें नसीब नहीं हो पाया। लेकिन उन्हें इस वक्त अपने बब्बू को संभालना होगा। मॉम तो चली गई, उन्होंने अपनी मॉम को तो खो दिया, पर अब डीडी को नहीं खोना चाहते, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो सिर्फ अपने डीडी पर ध्यान देंगे। उनको नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर पाया, पर मैं अपने डीडी को नहीं खोना चाहता। मुझे सिर्फ अपने डीडी पे ध्यान देना है। मैं अपने डीडी पे ध्यान दूंगा। अब वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी उससे मुंह मोड़ ले पर मैं नहीं मोड़ूंगा। मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे सबसे बचाऊंगा, सबसे मतलब सबसे, खुद डैड से भी। कुआन जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए थे ईबो की वजह से, वो ईबो के अंदर जाते ही बस टूट जाते हैं। पर क्या ये सही समय है उनके बिखरने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद को एक बार फिर संभालते हैं क्योंकि उन्हें अभी अपने डीडी को संभालना है, उसका ख्याल रखना है। वो किसी तरह से हिम्मत करके एक बार फिर उठते हैं, ईबो के पास जाते हैं। जो इस वक्त किस मनोस्थिति से गुजर रहा था वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्हें इस समय ईबो के लिए डर लग रहा है क्योंकि कुछ देर पहले वो कम से कम कुछ रो तो रहा था, पर अब तो वो रो भी नहीं रहा है, बस शांत बैठा है। पता नहीं क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। इस समय ईबो को देखकर उनको इतना जरूर समझ में आ रहा था कि भले ही वो शांत बैठा है, पर उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है। उसमें उत्पात मचा हुआ है, आंखें खाली हैं, चेहरा पूरी तरह से सूख गया है, बिल्कुल भावनाहीन, इमोशनलेस। उन्हें अब इस समय ईबो को देखकर डर सा लग रहा है। ईबो को इस तरह से देखकर उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू की कुछ बूंद एक धार कर कर बह जाती है। वो फिर भी खुद को बांधते हुए दरवाजे से अंदर आ ही जाते हैं जहां सामने ईबो बैठा था। वो बस अपनी खाली आंखों से सामने दीवार की तरफ देख रहा था। कुआन उसके पास जाते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। ईबो सामने दीवार की ओर देखता रहता है और कुआन उसको देखते रहते हैं। पर फिर कुछ मिनट्स के बाद वो ईबो के सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बॉडी। क्या हुआ डीडी? अब मेरा डीडी कैसा है? क्या सोच रहे हो? उस वीडियो के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ मत सोचो डीडी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब एकदम ठीक है। वो वीडियो सोशल मीडिया से पूरी तरह से गायब की जा चुकी है डीडी। अब कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमसे। उस दिन में ये सब कुछ सब लोग भूल भी जाएंगे डीडी, देखना तुम, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। परेशान मत हो, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हारे गगा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कुआन तो बस सब कुछ बोले जा रहे थे, पर क्या उनका डीडी उनकी बात सुन भी रहा था? पता नहीं, शायद नहीं, क्योंकि उसके कानों में उनकी आवाज जा ही नहीं रही थी। या फिर ये कह लो कि कानों में जा तो रही थी पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था उसको, क्योंकि उसके दिमाग में तो भी कुछ और ही चल रहा था।
वो बिल्कुल वैसे ही सामने की ओर देखते हुए अपनी इमोशनलेस चेहरे के साथ बोलता है, जिसे सुनकर कुअनगा के दिल में अपने भाई के लिए और भी ज्यादा दर्द उमड़ पड़ता है। ग मैंने माँ को नहीं मारा। फिर क्यों डैड ने ऐसा बोला कि मैंने उन्हें मारा है? ग माँ मेरे सामने बस लेटी हुई थी और मुझसे कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें बहुत बुलाया गा, पर वो बोल ही नहीं रही थी। अब क्या माँ मुझसे कभी नहीं बोलेगी? उसने कहा था कि मैं गंदा हूं। गा, आपको पता है, जब मैं छोटे में मिट्टी में लेट के गया था माँ के पास, तो उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया था। मैं मिट्टी से खेल के गया था माँ के पास, तो वो मुझसे गुस्सा हो गई थी। उसने कहा था कि अभी तुम गंदे हो, तुम नहा के आओ, साफ हो के आओ, फिर मैं तुमसे बोलूंगी। अगर मैं फिर से नहा लूंगा और साफ हो जाऊंगा, साफ कपड़े पे पहन लूंगा, तो माँ मुझसे बोलेगी ना? तो क्या माँ मुझसे बोलेगी? आपको पता है, अब डैड भी मुझसे बात नहीं कर रहे। नहीं बोलेगी ना गा। मैं भी जानता हूँ नहीं बोलेगी। गा, आपको पता है अब डैड भी मुझसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने उन्हें शर्मिंदगी दी है, मेरी वजह से शर्मिंदा हुए हैं गा। डैड कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। इसका मतलब मैं सच में बीमार हूं ना का? तभी तो डैड बोले हैं। डैड तो कभी गलत नहीं बोलते। मॉम कहती है कि डैड हमेशा सही बोलते हैं, पर का मैं बीमार नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अच्छा बच्चा हूं। मैं डैड और मॉम के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं उनका अच्छा बेटा नहीं होगा। मैंने सब खराब कर दिया। अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं बहुत बुरा हूं ना, इसी वजह से अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा। सब मेरी वजह से हुआ है गा। डैड ने बोला मैं कर्स हूं। आई एम अ बैड ओमेन गा। मेरी वजह से मॉम, मेरी वजह से डैड गा। मैं कर्स हूं उन पर गा। ईबो की बात सुनकर तो हायकुन को और भी रोना आ रहा था। क्या है ये मेंटली? कैसा है ये? क्यों है? एक मासूम से 19 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा? इसमें तो इस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। फिर क्यों ऐसा है? फिर क्यों ऐसा हुआ? उस एक वीडियो की वजह से सब बर्बाद हो गया। जो किसने लीक की किसी को कुछ नहीं पता, पर अब वो क्या करें? कैसे समझाएं इस बच्चे को जो खुद को गुनहगार मान के बैठा है? किसी अनजान ने अगर इस बच्चे को फिजिकली तोड़ा है, तो अपने ने तो इसका रूह तक कुचल नहीं कर दिया। कौन है इसका दोषी? किसको दोष दिया जाए यहाँ पर? उन अनजानों को, या फिर उन अपनों को, या फिर खुद इस बच्चे को, जिसको नहीं पता कि उसकी गलती भी क्या है? हायकुन एक बार फिर अपनी आंखों से वो बहते हुए आंसू पोंछते हैं और इस बच्चे को संभालते हुए बोलते हैं, नहीं पोडी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम ये सब क्या सोच रहे हो? ये सब क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल भी मत सोचो इन सब के बारे में डीडी, बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है?
मैं डैड से कल बात करूंगा। मैं डैड से कल बात करूंगा इसके बारे में। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बिल्कुल चिंता मत करो ना तुम। तुम्हारा गगा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा गगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, ठीक है ना? अच्छा बच्चा, अब तुम आराम करो। बस यहाँ पे लेट जाओ, आराम से आराम करो। हाँ, चलो लेट जाओ यहाँ पे। इसके बाद वो ईबो को बस वहाँ बेड पर लिटा देते हैं और फिर खुद भी वहीं उसके पास उसके बगल में ही बैठ जाते हैं। वहीं ईबो भी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखों को बंद तो कर लेता है, पर ये सिर्फ वही जानता है कि आंखें बंद करने के बाद उसको आंखों के सामने क्या दिख रहा है, उसके कानों में क्या आवाजें गूंज रही हैं। वो बस अपनी बंद आंखों के साथ झेल रहा था कि तभी अचानक से उसके सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पूरे शरीर पर पसीने की परत दर परत चढ़ने लगती है और वो बस हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल देता है। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं बगल में हाइक्वान जो बैठे हुए थे, वो जब ईबो को इस तरह से देखते हैं तो उसके सर को उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं और बस प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसको शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो ईबो को थोड़ा काम तो कर देते हैं। पर अपनी आंखें वो फिर भी नहीं बंद कर पा रहा था। फेस तो ठंडा हुआ पड़ा था उसका, हाथ पांव बस कांप रहे थे। वो डर रहा था। हाइक्वान देख रहे थे कि वो डर रहा है, वो अपनी आंखें बंद करने से डर रहा है। शायद ऐसा ही होता है जब हमसे हमारे ही मुंह मोड़ लेते हैं, अपने हमसे मुंह मोड़ते हैं। तो जब लोग हमें मासूम होने के बावजूद भी गुनहगार करार दे देते हैं तो क्या क्या नहीं बोल देते। कर्स, बैड ओमेन, बीमारी, डिजीज्ड पर्सन। पर ये लोग अपनी क्रूएलिटी दिखाते समय ये भूल जाते हैं कि सामने वाले शख्स के दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। पर इन सब क्रूएलिटी में वो ये भूल जाते हैं कि इससे वो शख्स के दिमाग पर क्या गुजरेगी जिससे वो बोल रहे हैं। कहते हैं जुबान की धार तलवार से भी तेज होती है, इसीलिए संभाल कर चलाना चाहिए। एक तो सिर्फ शरीर काटता है, जिसके घाव वक्त के साथ भर भी जाते हैं, पर दूसरा तो सीधा आत्मा को छलनी करता है, दिल पर वार करता है, जिसके घाव मिटाए नहीं मिटते, दिखाए नहीं दिखते, छुपाए नहीं छुपते। सामने बच्चा हो या बूढ़ा, अपराधी हो या पीड़ित, किसी को नहीं बख्शते। और जख्म तो और गहरे तब लगते हैं जब से चलाने वाले कोई गैर नहीं, खुद करीबी अपने होते हैं। इस 19 साल के ईबो ने तो दुनिया देखना शुरू ही किया था, पर इसे क्या पता था कि शुरू करने से पहले ही उसे इस सच से रूबरू होना पड़ेगा। वो ईबो को अपनी बाहों में लिए हुए वैसे ही सारी रात बैठे हुए थे, बिल्कुल उसे किसी अपने छोटे बच्चे की तरह चुप करा रहे थे। खुद में ही फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे, यहाँ कुछ ना कर पाने की वजह से। वहीं ईबो भी पूरी रात उसी तरह से जग रहा था, वैसे ही पूरी रात आंखों ही आंखों में काट देता है। अपनी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकाता, क्योंकि जितनी बार भी वो झपकाने की कोशिश करता था, कुछ सेकंड्स के बाद उसकी पलकें वापस खुल जाती थी। वो जितनी बार भी अपनी पलकें झपकाता था, उसे वो सब कुछ बीता हुआ वापस से याद आता था और बस उसकी आंख तुरंत खुल जाती थी। खैर, सुबह होती है। दूसरे दिन कार्मेन के फ्यूनरल में हाइकुन जेम्स से मिलने जाते हैं और उनसे ईबो के बारे में बोलता है। डैड, बॉडी। पर उसके कुछ बोलने से पहले ही जेम्स वहां गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, कुआन, अगर तुम उसके बारे में बात करने आए हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा कि तुम अपनी मम के फ्यूनरल में आए हो तो वही अटेंड करो और उसके बाद जाओ यहाँ से। पर उसमें बोबो की क्या गलती है डैड? उसकी क्या गलती है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसकी क्या गलती है, और ये तुम पूछ रहे हो कि उसकी क्या गलती है? सब उसी की गलती है। बोला था मैंने, मना किया था उसे, कहा था उससे उसकी उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए, पर वो नहीं माना, उल्टा घर छोड़ दिया उसने। मुझे रोब दिखा रहा था और ऊपर से उसकी वो रंग रलियां, वाह, उसका तो क्या ही कहना। उसी की वजह से मुझे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया, सिर्फ उसकी वजह से। लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं अब। मिल गई होगी उसके कलेजे को ठंडक।
यही सब चाहिए था ना उसे, यही सब तो चाहिए था ना उसे। ये सब उसी की वजह से हुआ है, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कुवन कि तुम यहाँ पर उसकी सफाई मत दो। और अगर फिर भी तुम्हें वही करना है तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो, शौक से जाओ, दरवाजा उस तरफ है, चले जाओ यहाँ से। और जाते जाते मेरी एक राय भी लेते जाओ, काम आएगी तुम्हारे। उससे दूर रहो कुआन, कीचड़ को घर में रखोगे तो वो घर गंदा ही करेगा। इसीलिए मेरी मानो तो तुम भी दूर रहो उससे। हो सके तो उसे कहीं हॉस्टल में या फिर कहीं और जाके फेंकाओ, जहां से वो कभी वापस ना आ सके। अनबिलीवेबल डैड, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप सोच के तो बोल रहे हैं ना? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? You know what, Dad? Today I'm really surprised. Seriously, I'm really very surprised. ये आप हो, ये सब आप बोल रहे हो, हमारे खुद के डैड। वो आपका बेटा है। आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो डैड? आप इतना पत्थर दिल कैसे हो गए डैड? वो आपका ही बेटा है, आपका खुद का खून। खैर छोड़िए, आपके लिए वो भले ही कीचड़ हो पर मेरे लिए मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, ना कोई कीचड़ या कर्स नहीं। इसीलिए मैं तो उसको अकेला छोड़ने से रहा। वो मेरे साथ रहेगा, जरूरत पड़ी तो मैं उसे अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। खैर, मैं यहाँ पर आया था हमारे डैड से बात करने, मेरे और डीडी के डैड से बात करने। पर अफसोस मुझे वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। तो इसीलिए आई एम सॉरी मिस्टर वांग, आपका ये कीमती समय लेने के लिए। और मेरा भाई अब मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अब उसे खुद ही देख लूँगा। मुझे आपकी किसी भी राय या मशवरे की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो सही होगा वो मैं खुद देख लूँगा। और आपने जो अभी ये राय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब चलता हूँ, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद कुवन गुस्सा और गुस्से से भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लेके वहाँ से चले जाते हैं। ये इंसान सच में बाप कहलाने लायक नहीं है। खैर, इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं और आज तीसरा हफ्ता भी लग गया था। ईबू अभी भी अपने कमरे में उसी तरह से शांत बैठा हुआ था। खैर, इसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और आज तीसरा हफ्ता भी लग गया था। ईबू अभी भी अपने कमरे में बिल्कुल उसी तरह से शांत बैठा हुआ था। ना चेहरे पर कोई इमोशंस दिखा रहा था, ना ही कोई अपने चेहरे पर इमोशंस दिखा रहा था, और ना ही कुछ बोल रहा था। उस रात के बाद से रोना तक बंद कर दिया था उसने, बिल्कुल कठोर हो गया था। हाइक्वन और एना ईबो के साथ बात करने की कोशिश करते थे, उसको बुलाने की कोशिश करते थे, पर वो तो जैसे पत्थर सा बन गया था। तभी एना के दिमाग में कुछ ख्याल आता है तो वो हाइक्वन से बोलती है, कुन, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, वो न रात को सो पा रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। बस दिन भर एक ही जगह पे अपने कमरे में शांत बैठा रहता है। वन, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उसको हंसाने की, बुलाने की, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसे ही होता रहा, अगर ऐसा ही रहा तो वो हंसना भूल जाएगा कुवन, और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। कुवन, मुझे लगता है कि हमें उसे कॉलेज भेजना चाहिए। दोस्तों के बीच रहेगा, हंसेगा, बोलेगा, तो शायद थोड़ा खुले, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो। है ना? सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था, पर मुझे डर लग रहा है ना, मुझे डर लग रहा है कि उस स्कैंडल की वजह से ऐसा ना हो कि लोग उसे और बुरा भला बोले। है ना? अगर ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगा और डिप्रेस्ड हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। मैं समझ रही हूँ कुआन, पर हम लोग भी तो सिर्फ डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, तो वहां पे भी कुछ नहीं बोल रहा है, उन लोगों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है। अगर वो खुद ही कुछ नहीं बोलेगा तो वो लोग कैसे बात करेंगे? कोई इंटरेक्शन नहीं दिखा रहा है, किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे वो क्लोज्ड हो जाएगा।
मेरी बात भी तो समझो ना कुअन। डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कुअन, कि उसको थोड़ा बाहर निकालो, फ्रेश एयर में भेजो। ऐसे लोगों को उसके साथ रखो जिनसे वो खुलता हो, बात करता हो। और ऐसे लोग तो सिर्फ उसके दोस्त ही है ना कुअन। हम लोगों से तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। शायद दोस्तों से ही बात करे, उन्हीं के बीच रहे तो थोड़ा अच्छा फील करे। कोशिश तो करनी होगी ना कुअन। उसे एक कमरे में उसको बंद रहने देना सही नहीं है, उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम लोग हैं ना, हम लोग संभालेंगे उसे। हम्म। ठीक है, देखता हूँ मैं उसे कल ही कॉलेज लेके जाऊंगा। हैकुन मान जाते हैं और वैसे ही दूसरी सुबह वो ईबो को कॉलेज छोड़ाते हैं, जहाँ ईबो भी बिल्कुल वैसे ही बिना कुछ बोले जैसा था वो एज इट इज वैसा चला जाता है। पर जैसे ही वो उसको छोड़कर वापस आते हैं, कुछ देर बाद वैसे ही वहां से उसके डायरेक्टर की कॉल आती है, जिससे हाइकुन को इस बार दोबारा कॉलेज जाना पड़ता है और वो इस बार भागते हुए जाते हैं। वो जैसे ही डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहीं बैठा हुआ था। पर जैसा वो थोड़ी देर पहले उसे छोड़ के गए थे, वो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वो उससे उलट मिजरेबल हालत में बैठा हुआ था। कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू बहने के दाग थे और आंखें तो पूरी लाल हुई पड़ी थी। और उन्हीं में से एक आंख के नीचे ब्लैक हुआ पड़ा था, और उन्हीं में से एक आंख के नीचे कटने का निशान था और थोड़ा और नीचे ब्लैक हुआ पड़ा था। और लिप्स के लेफ्ट कॉर्नर पर तो स्वेलिंग भी थी, वहां पर कटा हुआ भी था। क्या ये वो रोया है? और ये क्या पिटा है ये? कुआन के दिल में ये पहला सवाल आता है, क्योंकि ईबो इतने दिन से रोया भी नहीं था। वो बिना कुछ बोले डायरेक्टर की तरफ देखता है, जिस पे डायरेक्टर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उससे बोलता है, देखिए मिस्टर हाइक्वन, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए। पर ईबो अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में इसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी हो, इसीलिए बस आप इसे यहाँ से ले जाइए। पर ऐसा क्या हुआ डायरेक्टर कि आप ईबो को कॉलेज से निकाल रहे हैं, वो भी ऐसे, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई नोटिस दिए? ये आप अपने भाई से पूछिए मिस्टर कुआन, वो आपको बेहतर समझा पाएगा। मैं बस इतना कहूंगा कि प्लीज आप इसको यहाँ से ले जाइए। कुआन और ईबो इस समय रास्ते में थे। कुआन ईबो को घर ले जा रहे थे। ईबो पूरे रास्ते बस अपनी आंखों को बंद किए हुए कार के हेड रेस्ट पर अपने सर को टिकाए हुए रहता है। वो हैकुन के पूछे हुए एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, वो कुछ नहीं बोलता। वो रास्ते भर उससे पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो। पर ईबो उनसे एक शब्द नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, वो उनसे कुछ नहीं बताता, जिसपे कुआन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर वो कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो इतना झेल रहा है, वो इतना ट्रोमेटाइज्ड हो गया है कि वो हर बात बस खुद के अंदर समेटे जा रहा है। और कुआन समझ नहीं पा रहे कि कैसे वो अपने बॉडी को वापस पहले जैसा करे। खैर, ईबो और कुआन वापस घर आते हैं। घर वापस आते ही ईबो खुद को अपने रूम के अंदर बंद कर लेता है, जिसकी वजह से एना और हाइकुन दोनों ही बहुत डर जाते हैं कि ईबो ने खुद को रूम में क्यों बंद कर लिया। वो उसको बुलाते हैं, बहुत बुलाते हैं, उसका दरवाजा बहुत पीटते हैं, पर ईबो अंदर से फिर भी गेट नहीं खोल रहा था। जिसके बाद जिसके बाद हाइकुन स्पेयर से गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहीं कोने में दुबक के बैठा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, जैसे कि वो इस समय किसी से छुप के बैठा हो, बिल्कुल दुबक के। उसकी आंखों में इस समय बहुत ज्यादा डर दिख रहा था, जिसको चाहकर भी हाइकुन कम नहीं कर पा रहे थे। शुक्र है, शुक्र है बस तुम सुरक्षित हो। वो बस ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहे थे कि शुक्र है उनका भाई सुरक्षित है। हाइकुन इस समय अपने बॉडी को अपनी गोद में समेटे हुए थे। वो बस उसके सर पे प्यार से अपने हाथ फेर रहे थे, उसको काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस समय ईबू सच में बहुत कांप रहा था। हुआन को कंफर्म तो नहीं था कि ईबू उनकी बात सुन रहा होगा कि नहीं, क्योंकि उसकी हालत लग नहीं रही थी कि वो ऐसा सुन रहा होगा। पर फिर भी वो उसको शांत करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, बॉडी बॉडी, मैं जानता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी डीडी। खुद को दोष देना बंद करो, खुद को दोष मत दो डीडी। मुझे नहीं पता कि कॉलेज में क्या हुआ, और ना ही तुम मुझे कुछ बता रहे हो,
मैं पूछूंगा भी नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते तो। पर डीडी, जो होना था वो हो गया, बस हो गया। तो प्लीज उसे सोचना बंद करो डीडी। अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारा गगा होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं था, पर अब मैं हूँ। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ डीडी। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। प्लीज तुम भी मेरे लिए खड़े हो। मेरे पास भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है डीडी, जैसे कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है मेरे अलावा। प्लीज मेरे लिए वो सब मत सोचो डीडी, और आगे बढ़ो। कम से कम मेरे लिए ना सही तो ईहान के लिए, हमारे ईहान के लिए। मॉम ने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी है डीडी। मॉम ने उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ा है। उसके लिए आगे बढ़ो। उसे जरूरत है तुम्हारी, मुझे जरूरत है तुम्हारी, हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है डीडी। इस बॉडी, ईहान, ईहान, हाँ हाँ ईहान, हमारा ईहान डीडी, तुम्हारा ईहान, मॉम का ईहान, है ना ईहान? ईहान, हाँ बूढ़ी, ईहान। उसको तुम्हारी जरूरत है। मॉम की आखिरी निशानी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। उसको उठाना है ना तुम्हें। गा, मुझे उसे संभालना है। हाँ डीडी, तुम्हें उसे संभालना है। तुम्हें उसे संभालना है ना, और उसको संभालने के लिए पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा। ऐसे थोड़ी तुम उसको संभाल पाओगे, ऐसे अच्छा नहीं है ना। हाँ हाँ, मुझे उसे संभालना है। मैं उसको संभाल लूंगा। पर गा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा गगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरा डीडी कॉलेज नहीं जाएगा। मेरी डीडी की स्टडीज मैं घर से ही करवाऊंगा। ओके। हाँ 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 गा, हाँ। इबो अपनी उदास और डरी हुई आवाज में बोलता है, जिसमें फिलहाल के लिए तो हाइकुन का मान जाते हैं। पर कब तक इबो ऐसे ही छुपता रहेगा? खैर, पर कोई नहीं, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इसी उम्मीद के साथ वो भी ईबो की बात मान जाते हैं। इसके बाद हाइकुन और ऐना में से कोई ना कोई ईबो के साथ हमेशा ही रहता था। उससे बात करता था, उसे हंसाने की कोशिश करता था, और समय मिलता था तो हाइकुन ईबो को ईहान के पास ऑर्फनेज भी ले जाता था। वहाँ पे ईबो थोड़ा खुश रहता था, जैसे ईहान के साथ वो सब कुछ भूल जाता था। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ईबो इससे भी ज्यादा कोल्ड होने लगा, इससे भी ज्यादा स्टोन होने लगा, और इसी तरह से ईबो के इमोशंस भी डे बाय डे गायब होते रहे, डे बाय डे मरते रहे। वो और ठंडा और ठंडा और ठंडा होता रहा। वो हंसता तो जरूर था, पर सिर्फ कभी कभी, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर उसके दिल में जो कुछ चल रहा है उसको छुपाने के लिए। वो खुद के अंदर ही खुद को छिपाना बहुत अच्छे से सीख गया था। समय के साथ वो और भी ज्यादा बेहतर हो गया था। खुद के चारों ओर बहुत ही ठोस, बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर ली, जिसके पार उसने किसी को खुद को देखने नहीं दिया। और इसी तरह एक हंसता खेलता कार्मन मॉम का वाइट लिली कब पत्थर का हो गया, किसी को पता नहीं चला। उसके ईगा पे क्या गुजरी होगी वो सोच भी नहीं सकता। उसके ईगा किस हद तक टूटे होंगे वो ये सोच भी नहीं सकता। उनकी उसमें क्या गलती थी जो इतनी बड़ी सजा मिली? उसके ईगा पे क्या गुजरी होगी वो सोच भी नहीं सकता। उसके ईगा तो उस वक्त बिल्कुल टूट गए होंगे। उनकी उस समय गलती क्या थी जो इतनी बड़ी सजा मिली? जान की रूह तो ये सोचने में भी कांप जा रही है कि उसके ईगा ने ये सारी सिचुएशन फेस कैसे की होगी, जिसको सुनकर भी उसको डर लग रहा है। ईगा ने तो वो सब जिया है। ईगा तो उन सबसे होके गुजरे हैं।
कैसे सहा होगा उन्होंने ये सब कुछ। सच में जान के लिए ये सब सोचना बिल्कुल बिल्कुल वो समझ भी नहीं पा रहा है, वो सोच भी नहीं पा रहा है उन सब में उनकी गलती क्या थी। इस बात की सजा मिली उन्हें, वो भी इतनी बड़ी सजा। और सबसे बड़ी सजा तो खुद उनके डैड ने दी। जिस वक्त उन्हें सच में उनकी जरूरत थी, उनके साथ की जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले मुंह मोड़ लिया, छोड़ दिया उस मासूम से बच्चे को उन तूफानों के बीच, जिसने उस मासूम बच्चे को पूरी तरह से झुलसा दिया। इंसान एक गहरी सांस लेता है, वो अपने आंखों से बह रहे उन आंसुओं को पोंछता है जो रुकना कब का भूल चुके थे, बस लगातार बहे जा रहे थे। जान उन आंसुओं को पोंछता है और गुस्से में बोलता है। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल ब्लड रेड हो गई थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। ये ईगा ने उस समय ऐसा क्यों कहा था कि ये सब उसने किया है? और वो वीडियो कैसे लीक हुई थी? अपने आप तो लीक नहीं हो सकती ना गा। और ये डेविन कौन है? और ये कार्मन मॉम का अचानक से एक्सीडेंट, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है गा? होना होगा ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था जो ईगा इतना डर गए, उन्होंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। होना होगा कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मुझे लगता है कि इन सब में ये डेविन इन्वॉल्व है। और होना होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब उस डेविन से भी कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता जान, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये सब सिर्फ ईबो जानता है, ये सब सिर्फ उसको पता है, क्योंकि उसने मुझसे कभी ये सब कुछ बताया ही नहीं। उसने अपने दिल की एक बात शेयर नहीं की मुझसे। बहुत कुछ है उसके दिल में जान, बहुत कुछ है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। पूछने की कोशिश भी करता हूं पर वो मना कर देता है। जान, मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर हो सके तो प्लीज उसके साथ हमेशा रहना, हमेशा उसका साथ देना। वो भले ही तुम्हें खुद से दूर भगाए, पर प्लीज कभी उसे अकेला मत छोड़ना। आई नो जान, मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूँ, मुझे पता है, पर मैं अपने बॉडी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बॉडी ने बहुत कुछ झेला है जो मैं या तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसने वो सब तक सहा है। वो एक हंसता खेलता लड़का था जान, पर कुछ लोगों से उसकी ये हंसी खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने उसको नजर लगा दी, वो ऐसा बन गया। पर पता है जान, जब से वो तुम्हारे साथ रहता है ना, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पहले जैसा रहता है। हाँ, पहले जितना ओपन नहीं है, पर जैसा हो गया था उसके कंपेयर में वो बहुत अच्छा है। वो खुश रहता है जान तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे साथ दोबारा हंसना सीख रहा है, वो तुम्हारे साथ खुश रहना सीख रहा है। इसीलिए जान, हो सके तो उसके साथ रहना, कभी उसे मत छोड़ना। नहीं तो अगर इस बार मेरा बॉडी टूटा तो बिखर जाएगा। उसे संभाल तो मैं भी लेता हूँ, पर एक तुम ही हो जो उसको यहाँ सबसे निकाल सकते हो। उसे वापस से हंसना सिखा सकते हो, मुस्कुराना सिखा सकते हो, जिंदगी को जीना सिखा सकते हो। प्लीज जान, उसको मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। आप प्लीज क्यों बोल रहे होगा? आप प्लीज मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। मैं भले ही ईगा से और आपसे छोटा हूँ, पर मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं ईगा से प्यार करता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, अब ईगा सिर्फ मेरे हैं और मैं उनका। अब मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा का, और ना ही उनको खुद को छोड़ने दूंगा। वो मेरे लिए मुझसे भी ऊपर हैं का, सबसे ऊपर हैं। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा। अब तक मैं सिर्फ उनसे प्यार करता था का, पर अब मैं उनकी इबादत करता हूँ। सच में वो धन्य है जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी खड़े हैं। मैं होता तो शायद कब का मिट गया होता, और उनका साथ तो अब मैं अपनी पूरी जिंदगी दूंगा। कोई मुझे उनसे दूर नहीं कर सकता। वो खुद भी मुझे दूर करेंगे ना का, तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब से ईगा भी मेरे हैं, उनका दुख भी मेरा है, उनकी खुशी भी मेरी है, और उनका सारा अतीत भी मेरा है। सब कुछ मेरा है, और मेरा सब कुछ ईगा का। खैर गा, अब बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। कुछ देर में ईगा भी वापस आने वाले होंगे, मुझे भी अब घर के लिए निकलना चाहिए। इसके बाद जान और हाइकुन वहां से अपने अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईबो और जेम्स रिचार्ड के बंगले में पहुंच गए थे, जहां पर इस वक्त वो सबके सब डिनर कर रहे थे। वहीं रिचार्ड कुछ ना कुछ ईबो से सवाल पूछे जा रहा था, जिसका जवाब ईबो बिना मन के भी बस दिए जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोल्ड इमोशनलेस फेस के साथ। वहीं कुछ सवाल ऐसे भी थे कि जो वो ईबो से पूछता था पर उसके जवाब जेम्स देता था। जैसे वो पूछते थे, सो यंग मैन, डैड का बिजनेस ज्वाइन करने का क्या इरादा है? जिसका जवाब ईबो ना देके जेम्स देता है। वेल मिस्टर रिचर्ड, सोचा तो मैंने भी यही है कि ईबो को सीईओ की पोजीशन दे दूं, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ। जिम्मेदारियां मजबूत कंधों पे दे दूं तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूं। दैट्स ग्रेट मिस्टर वांग। एनीवे, आपने दोनों बच्चों की इंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा है? क्यों ना हम कल ही इनकी इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दें, और 2 दिन बाद फिर इंगेजमेंट भी हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जैसा आपको ठीक लगे मिस्टर रिचर्ड, सब कुछ आपका ही है। ठीक है मिस्टर वांग, फिर यही करते हैं। कंफर्म रहा ये, कल अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर 2 दिन बाद बच्चों का एंगेजमेंट भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल मिस्टर रिचर्ड, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। लीजिए, आप भी मुंह मिठाई कीजिए, आइसक्रीम खाइए। जी जी बिल्कुल, आइए आइए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं, और ये था आज का लॉन्ग पार्ट। बहुत कुछ था ना इस पार्ट में। ईबो का फ्लैशबैक आधा कवर हो चुका है। तो आपको क्या लगता है ईबो की कंडीशन के बारे में, ईबो की सिचुएशन के बारे में, जेम्स वांग के इस रवैये के बारे में क्या फील हो रहा है आपको? प्लीज जो भी है अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ईबो के कैरेक्टर को अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, ईबो के सिचुएशन को, ईबो की बात को, ईबो के पेन को जो उसने महसूस किया है, अगर आप उसको महसूस कर पा रहे हैं तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके व्यूज़ जानकर खुशी होगी। तो बाकी अब प्रेजेंट में ईबो की सगाई फिक्स हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि अब जान क्या करेगा और ईबो क्या करेगा? वो तो ये सगाई नहीं करना चाहता, पर फिर भी वो ट्रैप हो गया है। खैर, ईबो तो ट्रैप हो गया है, पर जान ट्रैप नहीं है। क्या लगता है आपको, जान क्या करेगा? क्या वो ये सगाई होने देगा? देखते हैं। ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो कहीं जाइएगा मत, और अगर जाइएगा भी तो जल्दी वापस आइएगा। मैं भी जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मेरा साथ दीजिएगा। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।